आओ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। चलिए, आज बिफोर आई स्टार्ट दी क्लास मेरे पास 10-15 बच्चों के इस चीज को लेकर कंसर्न आए हैं, इसीलिए मैं ऐसे ये सब बातें डिस्कस नहीं करता हूं, बट क्योंकि 10-15 बच्चों के कंसर्न थे, मैं बोला एक बार बात कर लूं सो दैट बाद में जाकर तुम ये ना बोलो कि आप पहले बताए नहीं थे। जैसे जेवियर जाने मना किया था तो भी गए, अब दुख हो रहा है। जिंदगी का दुख भोगने के बाद पता चलता है, भोगने से पहले सबको ऐसा लगता है वो मना कर रहा है, उसका कोई पर्टिकुलर रीजन होगा, वो चाहता नहीं है हम जाए, बट भोगने के बाद पता चलता है वो सही बोल रहा था। वैसे ही कुछ बच्चों का एक और कंसर्न है, एंड आई हैव बीन हियरिंग दिस सिंस लॉन्ग, बट मैं ज्यादा इस पर बात करता नहीं। इस बार मेरे को 10-15 लोग 2 दिन में बोल दिया, इसीलिए मैं एक बार ये चीज डिस्कस करना चाहता हूं। देखो, जब भी बात आती है सीए इंटर ट्यूशंस की ना, मार्केट बड़ा ही फ्रेगमेंटेड टाइप का है। आपके दिल में दो बातें चलती है। नंबर 1, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी अकाउंट्स पर बात करता हूं, तुमने मुझसे अकाउंट्स फाउंडेशन में पढ़ा, 90% मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हैव स्टडीड फ्रॉम मी। तुमको मेरा बात समझ में आया, तुमको मेरा तरीका समझ में आया, तुमको मेरा अप्रोच समझ में आया, तुमको मेरा जो भी टेस्ट लेने का, प्रैक्टिस करवाने का तरीका सब समझ में आया। तो तुमने डिसाइड किया कि इंटर लेवल पे हम तो अकाउंट्स पढ़ेंगे अविनाश भैया से, ठीक। अब क्या होता है ना, हम लोग कोई भी चीज लाइफ में सोचते हैं ना, हम लोग चाहते हैं हमारे थॉट को कोई इंडोर्स करे, बिकॉज इफ समवन इंडोर्सेस अवर थॉट वी फील बेटर कि हां साला मेरा डिसीजन सही है। तो क्या होता है, फिर तुम अपने सीनियर्स से पूछते हो, तुम अपने घर वालों से पूछते हो। घर वालों से तो पूछना ही चाहिए, घर वाले तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही है। आई नेवर से डोंट आस्क देम, ऑलवेज आस्क देम। तुम सीनियर से, घर वालों से, एंड एक थर्ड होता है बाजार से, जो ना सीनियर है ना घर वाला है, बस ज्ञान देके जाएगा, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है तुम्हारे सामने। तुम लोग इनसे पूछना शुरू करते हो। जैसे ज्यादा ये प्रॉब्लम जेवियर्स वालों के साथ होती है, बिकॉज दे आर एक्सपोज टू लॉट ऑफ पीपल। जो दूसरे कॉलेजेस में हो तो कॉलेज जाते ही नहीं है, उनको कोई मतलब ही नहीं है, तो उनको कोई बताने वाला ही नहीं है। तो दे आर लाइक, हमको ये समझ में आया तो हमको इसके करना है। अब तुम मान लो गए सीनियर्स के पास जेवियर्स में, बोला यार भैया हम सोच रहे हैं सीए इंटर का ट्यूशन के बारे में। पहले तो बोलेगा अभी फाउंडेशन का रिजल्ट तो आने दे, पहले तुमको ऐसे गिराएगा कि तुम कैसे सोच सकता है। देन द नेक्स्ट स्टेप इज, तुम बोलोगे सर हम सोचे अविनाश अकाउंट्स अविनाश सर से ले, अविनाश ठीक है, अकाउंट्स अविनाश सर से ले। तो उसके 2 रिएक्शन हो सकते हैं। अगर वो मेरे को जानता और मेरे से पढ़ा हुआ है तो बोलेगा बिल्कुल ले ले, और अगर वो मेरे को नहीं जानता बोलेगा कौन है भाई ये, भाई एक्सपीरियंस, भाई हम इसका नाम नहीं सुने हैं। एक्स टीचर है, 15 साल से 20 साल से पढ़ा रहे हैं, तेरे को उसके ही जाना है भाई, एक्सपीरियंस मैटर्स। ऐसा होता है। अब एक्सपीरियंस के चक्कर में तुमको उसका लगने लगता हाँ भाई तो बहुत अच्छा पॉइंट बोल रहा है, वो 15 साल से पढ़ा रहे हैं सर, 3 साल से पढ़ा रहे हैं, क्या ही उखाड़े हैं सर, क्या ही उखाड़े हैं। एंड देन स्टार्ट्स तुम्हारा सर्च फॉर अ राइट टीचर, सर्च फॉर अ राइट इज अ रॉन्ग वर्ड, सर्च फॉर अ मतलब बेस्ट टीचर। राइट और रॉन्ग इज सेकेंडरी, बेस्ट टीचर एज पर द मार्केट। अब तुम्हारी सर्च चालू होती है, तुम 2 वीडियो मेरे देखोगे, 2 वीडियो उसके देखोगे, 2 वीडियो उसके देखोगे। साला मेरा वाला भी समझ में आ गया, नंबर 2 का भी समझ में आ गया, यार ये तो कंफ्यूजन हो गया यार। ये जो प्रोसेस है ना, दिस इज नॉट न्यू, वी हैव ऑलवेज बीन थ्रू दिस। एंड मेरे को बोलने का, मैं कभी किसी को बोलता नहीं तेरे को पढ़ना है। कोई मेरे से ऐसा पूछता ना स्ट्रांगली सर आप क्या बोलते हो, मैं बोलूंगा तेरे को यही करना है, बट फिर बोलता ना सर मेरा दिमाग, बोला तेरा जहां इच्छा वहां चले जा। क्या होता है ना, व्हेन यू से अ स्टूडेंट हु हैज ऑलरेडी थॉट ऑफ समथिंग एल्स, वो बच्चे के मन में ऑलरेडी तुम्हारे को लेके एक डाउट है। उसके बाद अगर कोई एक ऐसा मौका आता है ना जिसमें उस बच्चे को ऐसा लगता है यार, जैसे जब ऐसा डाउटफुल बच्चा आता है, वो फर्स्ट क्लास से स्केप्टिकल रहता है, वो खोजता है ऐसा कौन सा चीज है जो हमको समझ में नहीं आया, जो समझ में आया वो छोड़, जो नहीं आया वो देख, एंड देन स्टार्ट रिग्रेट का स्टोरी। इसीलिए हम कभी बच्चे को नहीं समझाते तुमको कहां ट्यूशन लेना है। अबे तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुमको जहां लेना है लो,
क्यों? क्योंकि जिस दिन हम समझाना शुरू कर देते ना, बच्चे को ऐसा लगता है यार सर तो बार बार बोल रहे हैं, हम इसीलिए बार बार हम तुमको ये अभी इस तुम लोग के बैच में भी हुआ। जब लाइव एड सेंटर वाला हम बोले स्टेट चालू होगा तो पहले तो करवाया नहीं, उनको लगा ले लेंगे, कौन कहां जाएगा, हो जाएगा। फिर जब बंद कर दिए तो बोलता है लीजिए। अभी वापस वही मैंने बोला जो लाइव एड सेंटर करवा के आ नहीं रहे उनका एडमिशन कैंसिल कर देंगे। एंड आई हैव टू डू इट, आई हैव टू डू इट, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, आई हैव टू डू इट, आई विल डू इट। क्या होता है ना, हम लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाहते, और हम लोग चाहते हैं तुम जितना जल्दी कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, बिकॉज इन दी कंफर्ट जोन देयर इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तुम वहां पर ना जो तुम्हारा दिमाग बोलता है वही सुनते हो, तुम अपना दिमाग अलग से नहीं लगाते, तुम चिंतन नहीं करते। कंफर्ट जोन में जो जैसा बोल रहा है वैसा तुम्हारे लिए ठीक है। अब ये प्रॉब्लम कहां होता है, यही चीज तुम्हारे दिमाग में घूमना शुरू हो गया। अब ये चीज जैसे लेकर एक बात पर आ रही है टैक्स पर। मैं मैक्सिमम बच्चों ने मेरे को टैक्स के लिए बोला, मैं बोला प्रॉब्लम क्या है, बोला सर हम लोग ना 2 टीचर का नाम सुन रहे हैं, सुने सारा इंडिया उन्हीं से पढ़ता है। हम बोले वेरी गुड, तुमको कोई बताया तो बहुत बढ़िया, मतलब बाद बाकी जो इधर पढ़ा रहे हैं उधर पढ़ा रहे हैं सब निठल्ले, वही 2 भले। मैं बोला ठीक है, तो बोल तेरी प्रॉब्लम क्या है, बोला सर हम भी सोच रहे ज्वाइन कर ले। हम बोला मना कौन किया, कर ले तेरे को इच्छा है तो। मैं बस एक ही चीज बोला, जिस दिन डाउट आएगा किससे पूछेगा, बोला सर को मैसेज कर देंगे रिप्लाई आ जाएगा। हम बोला इंडिया का सब बच्चे इंडिया के उन्हीं से पढ़ते हैं, तेरा डाउट सोच कितना नंबर होगा, तेरा डाउट सोच कितना नंबर होगा, तू क्या करेगा। बोलता है सर अच्छे टीचर है तो डाउट नहीं आएगा। हम बोला साला फाउंडेशन में तू मेरे से पढ़ा, हम भी अच्छे टीचर थे, तेरे को डाउट आया मतलब तू मेरे पे क्वेश्चन मार्क कर रहा है। पढ़ाई ऐसी चीज है भाई जिसमें डाउट नहीं आ रहा है तो डाउट करो कि तुमको डाउट क्यों नहीं आ रहा है। अरे लिटरली तुम पढ़ रहे हो और तुमको डाउट नहीं आ रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब तक डिस्कशन नहीं होगा तब तक आप कभी भी लाइफ में उस चीज को अच्छे से ले ही नहीं पाएंगे। मेरा पहला पॉइंट था तेरा डाउट कौन सॉल्व करेगा। बोला सर ठीक है, और सर वो पढ़ाते हैं अच्छा क्या। मैं बोला कोई टीचर खराब नहीं पढ़ाता, आज तुम मेरे से पूछोगे मैं तो एकदम खुल के बोलता हूं, मेरे को ये सब चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सुदर्शन सर से पढ़ा हुआ हूं, ही इज ऑल्सो अ टीचर ऑफ अकाउंट्स, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मेरी हर महीने उनसे बात होती है एंड वी नेवर डिस्कस बिजनेस। वो अच्छा पढ़ाते हैं क्या, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं भाई, हम कैसे खराब पढ़ा दे बोल दे, क्योंकि उन्हीं से पढ़ के तो हम तुमको आज पढ़ा पा रहे हैं, हम कैसे खराब बोल दे। कोई टीचर खराब नहीं पढ़ाता है, द डिफरेंस इज ओनली वन, टीचर तुमको समझ पा रहे हैं कि नहीं। आजकल वी आर फाइंडिंग टीचर्स हु आर बेस्ट फॉर द वर्ल्ड, नॉट द टीचर्स हु आर बेस्ट फॉर योर्स। आप कैसे स्टूडेंट हो पहले उसको चेक करो। टीचर का टेस्ट मत लीजिए, अपना टेस्ट लीजिए। अगर आपको लगता है आप एक ऐसे बच्चे हो जिसको डाउट आता है, जो चाहता है उसका डाउट सॉल्व हो, क्योंकि मैंने आप लोगों को फाउंडेशन से देखा है, आप लोग डाउट सॉल्व करवाने के लिए उतारू रहते हैं कि बताइए ऐसा क्यों हुआ। अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसको डाउट आता है एंड हु वांट्स डाउट टू बी सॉल्व्ड, यू हैव ओनली वन ऑप्शन, लाइफ। आप चाहे कलकत्ता में कितने भी टीचर हो, जिनके लेना है ले लो, गो फॉर लाइफ इफ यू वांट्स डाउट्स टू बी सॉल्व्ड। अदरवाइज क्या होता है पता है, 1 महीने तुम क्लास कर रहे हो, तुम्हारे डाउट सॉल्व नहीं हो रहे, पहला चैप्टर इजी, दूसरा चैप्टर इजी ठीक लग रहा है, तीसरा चैप्टर टफ आते ही डाउट सॉल्व नहीं हुआ, सर मेरे को तो अब अच्छा ही नहीं लग रहा है। अब फिर तुम हमारे पीछे पड़ते हो, सर उनको बोलिए ना मेरा डाउट सॉल्व करे। हाउ कैन आई, मैं कैसे बोल दूं कि वो डाउट सॉल्व करे। वो मेरे से पहला बात पूछेंगे मेरा स्टूडेंट है क्या सर, मैं बोला नहीं, बोला सर ठीक है सर 1-2 बार तो सॉल्व कर दूंगा, बट बार बार मैं मेरे को अपने स्टूडेंट को टाइम देने का है। फिर वो तुमको मना करेंगे तो तुमको खराब लगेगा, हमको मना कैसे कर दिया, तुम कौन से हूर के परी हो, मना कर सकते हैं। प्रॉब्लम कहां होता है ना, एंड दिस वी फेस एवरी टाइम। कॉस्ट में होता था, कॉस्ट में बच्चे पहले फलाना बहुत बड़ा टीचर है, बहुत ये है वो है, ले लिए, हमको समझ में कुछ आ नहीं रहा है, अब हम क्या करें, बोलते हैं मैराथन करो, आके मैराथन करते हैं। डाउट आप समझा दीजिए, टेस्ट भी आप ले लीजिए, सब आप कर दीजिए। अरे घंटा जब हमको ही सब करवाना था, खाली पैसा किसी और के चढ़ा के आना था। जब सब करना हमको ही था तो प्रसाद दूसरे के क्यों चढ़ाए। यहां पर प्रॉब्लम यही है। नहीं, यू आर फाइंडिंग द बेस्ट टीचर अवेलेबल इन द वर्ल्ड, नॉट द बेस्ट टीचर अवेलेबल फॉर यू। तुमको जहां लेना है लो, हम लोग तुमको बोलेंगे भी नहीं दूसरी बार।
बट जिस दिन प्रॉब्लम आई उस दिन फिर तुमको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपने तरीके ढूंढने होंगे। तुम मेरे से 2 बार पूछोगे, मेरे को जो आएगा, अगर टैक्स में तुम मेरे से पूछोगे, मेरे को आएगा, मैं बता दूंगा, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मैं अकाउंट्स क्या, मैं सारे सब्जेक्ट के डाउट सॉल्व कर दूंगा। बट द प्रॉब्लम इज जो मेरे को नहीं आएगा उसका मैं क्या कर सकता हूं। तुम पूछेगे भैया फलाना अगर ऐसा होता तो क्या होता, भैया ऐसा होता तो क्या होता, वो तो उसी से पूछ, ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब ये, इसका ऐसा होना है। यहां पे प्रॉब्लम आती है। जो भी 10-15 बच्चे मेरे से आके पूछे उनका सिर्फ एक ही कंसर्न था, सर व्हाट अबाउट एक्सपीरियंस। मैं बोला एक्सपीरियंस ऑलवेज कम सेकेंड, एफर्ट्स एंड स्टूडेंट के प्रति आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज कम्स फर्स्ट। कभी तुमको ऐसा लगा कि अविनाश भैया का पढ़ाने में एफर्ट्स कम है, या अविनाश भैया ने एक पर्टिकुलर चीज हमने बोला, अविनाश भैया ने वो हमारे लिए नहीं की, अगर एफर्ट्स किसी के कम होना तो एक्सपीरियंस कोई काम का नहीं है। एफर्ट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई एक पर्टिकुलर चीज तुम नहीं समझ पाए, मैं बोला तुम नहीं समझ पाए छोड़ दो, ये गलत है। मैं तुमको एक तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, 2 तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, 2 क्वेश्चन करा के तुमको समझाने की कोशिश करूंगा, फिर भी तुम सब करने के बाद सबको समझ में आया, तुमको नहीं समझ आया, तो मैं बोलूंगा देख बाबू इसको छोड़ दे, तुम इसको लेके अंदर मत जा। एफर्ट्स आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट। एक्सपीरियंस का तो बात ऐसा है, एक्सपीरियंस क्या चीज से आता है, कोई काम को बार बार करके ही तो आता है। तो हरजन ने ही पहला बार शुरू किया होगा, मैं भी अभी तुमको बता रहा हूं, मैंने भी अभी से 2 साल से ही सीए, 3 साल से ही सीए इंटर पढ़ाया है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है। पर तुम ये जानते हो हम जो पढ़ाएंगे वो कोई और नहीं पढ़ाएगा, और हम जो तुमको करके देंगे वही और कोई करके नहीं देगा, चाहे इट कम्स टू रेगुलर प्रैक्टिस, चाहे इट कम्स टू टेस्ट। अगर तुमको देखना होगा, यू विल बी लुकिंग अपॉन ओनली 1 पर्सन। तुम अभी भी लॉ के लिए भी ऐसा होगा, तुम जाओगे बड़े टीचर का नाम लेके, वो बड़ा टीचर एक ही चीज बोलेगा, रिवीजन क्या होता है, रिवीजन मिथ है। टेस्ट क्या होता है, टेस्ट देने से कॉन्फिडेंस गिरता है। फिर तुम क्या करोगे, नहीं देंगे सर टेस्ट, मत दो, फाइनल देखना बाद में जब एग्जाम होगा। जिनके भी ये सब डाउट्स होते हैं ना, नंबर 1 क्लियरली डिस्कस एंड कंप्लीट। नंबर 2 20 जन से आइडिया लेंगे, 20 अलग अलग आइडियाज मिलेंगे। आप जिनको आपको लगता है यू ट्रस्ट कि भाई ये मेरे को गलत दिशा नहीं दिखाएगा, आस्क हिम और हर एंड डू व्हाटएवर दे से। You'll have to follow one. If you follow 10, you'll be getting 10 different paths to reach at a position. अब 10 पाथ में 9 पाथ सही, 1 पाथ गलत, या 10 पाथ गलत, ये किसी को नहीं पता। You'll have to follow one. जो करना है करो, टेंशन मत लो, स्ट्रेस मत लो। मैंने थोड़े दिन पहले भी बोला था, अगर तुम स्ट्रेस, एक बात ध्यान रखना, मैंने अभी रिसेंटली ये बात सुनी और मुझको बहुत अच्छा लगा। काम करोगे, पढ़ाई करोगे, स्ट्रेस होगा, बट स्ट्रेस लोगे तो काम और पढ़ाई नहीं होगा। बात समझते हैं क्या बोल रहा हूं मैं? ये ऐसी चीजें हैं जिनमें बिना स्ट्रेस के काम ही नहीं होगा। आप पढ़ाई करेंगे, आपको डर लगेगा, टेंशन होगा एग्जाम का, पास होगा कि फेल होगा, सब कुछ होगा, बट जब ये लेना शुरू कर देंगे ना, तो आप देखेंगे आपकी पढ़ाई की क्वालिटी कम होती चली जाएगी। मतलब बैड टाइम्स हर दिन आएगा, आपको उसको डक करके आगे बढ़ना पड़ेगा। वो MS धोनी वाला जानते हो, बहुत बाउंसर्स आएंगे, तू डक कर, आगे बढ़, देखा जाएगा क्या होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोग स्ट्रेस कम लीजिए। ज्वाइन कहीं भी करो, पैसा देना पड़ेगा, बात खत्म है। तो पैसा के लिए तो डिसीजन इज नॉट पेंडिंग, डिसीजन पेंडिंग अब इसके लिए XYZ 3 आर देयर, 1 टू चूज, whom टू चूज। यही तो प्रॉब्लम है। अपने आप को समझ लो, उसके हिसाब से ले लो। अगर तुमको लगता है तुमको पर्सनल गाइडेंस चाहिए, अगर तुमको लगता है तुम्हारे डाउट सारे लाइव सॉल्व होने चाहिए, तुम किसी के भी लो लाइव एट सेंटर लेना। एंड मेजॉरिटी ऑफ यू स्टूडेंट आई हैव टॉट, आई नो तुम लोग तोड़फोड़ तो नहीं हो, एवरेज हो। एवरेज का मतलब होता है बच्चा बताने से समझता है, समझने से सीखता है, और सीखने के बाद वो कर पाता है। आप सीधा करने नहीं लग जाएंगे, आपको पहले इस प्रोसेस से जाना पड़ेगा। उसको एक एवरेज बच्चा बोलते हैं। जैसे आई एम एन एवरेज स्टूडेंट, मेरे को पहले आप समझाइए, समझाने के बाद हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद हम सीख जाएंगे ना, फिर आप उस चीज को मेरे दिमाग से निकाल नहीं सकेंगे। ये एवरेज स्टूडेंट का होता है सर। और टॉपर कौन होता है? टॉपर कोई नहीं होता। इन्हीं एवरेज में से जो ज्यादा एवरेज होता है वो टॉपर होता है। देयर इज नो टॉपर इन दिस वर्ल्ड। कोई भी बॉर्न इंटेलिजेंट नहीं होता। यू हैव टू डेवलप योर स्किल्स। और
आपने क्लास 11-12 में आप पास किए या फेल किए, उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका फाउंडेशन में 200 या 300 आए, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ एक चीज से पड़ता है, इंटर में आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हो फॉर द नेक्स्ट 9-10 मंथ्स। एवरी जर्नी इज अ न्यू रेस, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू परफॉर्म इन दिस रेस। द पास्ट परफॉर्मेंस आर जस्ट टू शो, वो इस रेस को इंपैक्ट नहीं करते। आज अगर हुसैन बोल्ट है, दौड़ेगा नहीं तो वो रेस जीतेगा नहीं, तो रेस जीतने के लिए दौड़ना पड़ेगा, और शायद जो लास्ट रेस दौड़ा था उससे ज्यादा तेज दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो जिस स्पीड से लास्ट बार दौड़ा था ना, सारे कॉम्पिटिटर्स को पता है, वो उस बार उतनी तैयारी करके आए हैं कि हुसैन बोल्ट x किलोमीटर पर आवर की रेट से दौड़ेगा, हमको भी x किलोमीटर पर आवर की रेट से दौड़ना है ताकि हम जीत जाए। इस बार हुसैन बोल्ट को x.1 x.2 की रेट से दौड़ना पड़ेगा, नहीं तो वो जीत नहीं पाएगा। एक स्ट्रेस लेना आप लोग बंद कर दिए इतना बार, क्या करें सर क्या करें, हम बोले भाई जो तेरे मन में आया आंख बंद कर सोच और कर ले। तू मेरे को पूछेगा क्या करना है, मैं बोलूंगा सिर्फ एक चीज, लाइव एट सेंटर लेना, आप तेरे को जहां लेना है ले। तुम्हारे जो सीनियर्स है जो तुमको गाइड करते हैं, उनसे सिर्फ इतना 2 सवाल करो। नंबर 1, भैया पढ़ते समय डाउट आता है क्या? नंबर 2, डाउट भैया आपका आंसर हो जाता है क्या सर? अगर वो बोले पढ़ते समय कोई डाउट नहीं आता है, तो भैया वो टीचर भगवान है, ले ले। बस तू और वो एक जैसा होना चाहिए। तू नॉर्मल है, तू पूछ रहा है किसी और से जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और तू उसके हिसाब से जज कर रहा है, कोई फायदा नहीं है। पहला क्वेश्चन यही, भैया डाउट आएगा क्या पढ़ते समय? कोई भी बच्चा बताए टैक्स के लिए क्या बोलेगा? 2 सब्जेक्ट में बोलता हूं, टैक्स और कॉस्ट, ऐसे सब्जेक्ट है ना जिनमें बिना डाउट के सब्जेक्ट पढ़ाई ही नहीं हो सकता। अगर आप कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं एंड यू आर नॉट एक्सप्लोरिंग, यू आर नॉट स्टडिंग कॉस्टिंग। तुमको ये पूछना चाहिए, भैया अगर ये ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, ये ऐसा हुआ तो क्या करेंगे? अकाउंट्स तो भैया रूल बेस्ड है, बट कॉस्टिंग्स आर नॉट रूल बेस्ड। टैक्सेशन में क्या प्रॉब्लम है रूल बेस्ड, but there are n number of ways to dodge that rule, and we want to learn how to dodge this rule. There are n number of possibilities to do that. तुमको ये सीखना पड़ेगा। अपने आप को पहचानिए, उसके हिसाब से डिसीजन लीजिए। डोंट टेक स्ट्रेस एंड डोंट गिव स्ट्रेस, डू वॉट एवर यू वॉन्ट, एंजॉय लाइफ। बाद बाकी एक चीज तो अश्योर्ड हमेशा रहेगा, तुमको जब तक पास नहीं करा देंगे दम नहीं लेंगे। हाँ, ये नहीं है कि हम तुमसे रोज बात करते रहेंगे, कर ले कर ले कर ले। मेरा दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। तुम चाहेगा हम तुमको हाथ पकड़ के लेके आए, हम नहीं ला पाएंगे, आना तुमको पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी बच्चे का अगर क्लियर नहीं होता है, वो बच्चा ये नहीं बोल सकता है कि हम अविनाश भैया के पास गए, बोले एक चीज करवा दीजिए और अविनाश भैया मना कर दिए। अगर वो बोलेगा मेरे को भैया 2 चैप्टर करना है, हम क्लास में आ जाए क्या, इट्स ऑलवेज ओपन फॉर हिम और हर। भैया मेरे को टेस्ट देना है, हम आ जाए क्या, ऑलवेज ओपन फॉर हिम और हर। भैया हमको रेगुलर प्रैक्टिस कोर्स वापस दे दीजिए, ऑलवेज ओपन फॉर हिम और हर। भैया मेरे साथ हर दिन बैठिए, सॉरी आई कांट डू दिस बिकॉज देयर आर n नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आई विल हैव टू गाइड। अगर मैं एक जन के साथ रोज बैठूंगा तो फिर मैं गाइड नहीं कर पाऊंगा। मैं एक जन ऐसी है जिसके साथ रोज बैठना चाहिए, बट उसके साथ भी नहीं बैठ पाता, सखी नहीं बैठ पाता, क्या करे। इट इज लाइफ, आप कुछ नहीं कर सकते, एंड आपको उसमें ढलना पड़ेगा। मैं उसको बोला, वो बोली आप तो बहुत बिजी है। एक ही है यार अभी, तो दूसरी होगी तो बताएंगे, खुशखबरी देंगे। तो इट्स लाइक आई कैन नॉट सिट विथ यू एवरी डे। तुमको कोई बात करनी है, तुमको कोई करनी है, तुम मेरे से बात करके बात कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तुम चाहोगे हम तुम्हारे ही पीछे लगे रहें। इसीलिए मैं कभी भी ना, कभी भी तुम पूछोगे, आई नेवर सेग्रीगेट माई क्लास इनटू रैंकर्स एंड एवरेज। माई टाइम इज इक्वली अवेलेबल फॉर एवरीवन, बट यस, if someone is very enthusiastic and he wants to achieve something in life and he is doing it regularly and I think he will be getting those results, I help him extra. अगर मेरे को लगता है किसी में वो स्पार्क है और वो बच्चा उसके लिए मेहनत कर रहा है, I always help him extra. वो मेरे एफर्ट्स है। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए मेहनत कर रहा है। और जो नहीं करता है, जो नहीं पूछता है, मैं भी ज्यादा नहीं पूछता हूं। आप कभी भी नहीं देखेंगे मैं आपको आके खुद पूछूंगा क्या है, तेरा चल रहा है चल रहा है। तू मेरे को आके बोलेगा भैया ये प्रॉब्लम है, तो मैं सॉल्व करके दूंगा। क्योंकि हमको सबको देखना है, एक जन को नहीं देखना है। नहीं तो ऐसा सॉर्टेड रहता, एक शाहरुख खान जैसे किसी का बेटा होता, मेरे बेटे को सीए बनाओ, 50 लाख रुपए का फीस देंगे, एक जन को पढ़ाते,
मन्नत में जाके एक साइड में बोल देते रूम दे दीजिए हमको, खाना पीना मिलते रहता, आराम से लाइफ सॉर्टेड था। बट ऐसा होता नहीं है, यू हैव टू सी एवरीथिंग। और दूसरा बात ये बोलूंगा, जब तक सीए फाउंडेशन रिजल्ट अभी नहीं आ रहा है और न्यू कोर्स का अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है, डोंट टेक एनी डिसीजन नाउ। अभी लेके पढ़ना शुरू कर देते हैं, आगे निकल जाएंगे। तीन सब्जेक्ट चल रहा है ना, इसमें आगे निकलो। 8 सब्जेक्ट लेके मत बैठ जाना, नया आ जाएगा फिर वो नहीं चेंज करेंगे, बोलेंगे यही है, कुछ अमेंडमेंट आएगा तो अलग से दे देंगे, फिर बैर घसते रख जाना, कुछ होगा नहीं। डोंट डू इट, रिजल्ट आने दो, उसके बाद तुमको जो करना है सो करो। मेरी तरफ से कोई प्रेशर, किसी को कोई फोर्स, किसी को कोई रिक्वेस्ट नहीं है, एंड ना हम करेंगे ना कभी होगा। आपको बताया जाएगा करना है कर, नहीं करना है मत कर। डोंट टेक स्ट्रेस, रिजल्ट तक सब भूल जाओ, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट वी आर स्टडिंग। 2 दिन में बेसिक्स कंप्लीट हो जाएगा अकाउंट्स का, विल स्टार्ट अवर फर्स्ट चैप्टर। अभी अनाउंसमेंट तो आया नहीं है, तो मैंने फर्स्ट चैप्टर डिसाइड कर लिया है मैं क्या पढ़ाऊंगा। नए सिलेबस में आया तो ठीक, नहीं आया तो हमारा एक नॉलेज कॉन्सेप्ट हो जाएगा, वो मेरे को ऐसे भी पढ़ाना पड़ेगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और सिंगल एंट्री सिस्टम, वो अकाउंट्स का एकदम। हाँ, सेमेस्टर एग्जाम कब है? तो 27 तक थोड़ी हो जाएगा, तो मेरा 3-4 क्लास कर लोगे, मैनेज हो जाएगा एग्जाम। क्या हो गया यश? पहले तो तुम लोग को सुनो ना, डिसोल्यूशन। हाँ, जेवियर्स की बच्चों के पास डिसोल्यूशन का क्लास जाना शुरू हो गया है, कुछ लोगों ने मेल किया, उनको आज चला जाएगा, ठीक है बात। आप लोग कुछ नहीं, सिंपल प्रोसेस है, डाउनलोड करो, क्लास देखो मजे से। मैं आपको बोलूंगा टोटल 11 क्लास है, अभी तक मैंने 6 या 7 दिए आपको, जहां पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन तक कंप्लीट हो जाएगा। आपके एग्जाम में उसके आगे नहीं आएगा, मैं जो जानता हूं जेवियर्स को, उससे ज्यादा नहीं आएगा। फिर भी तुमको लगे भैया वो भी करना है तो बोलना, हम एक्स्ट्रा डाल देंगे। बट ये जो अभी पार्ट करोगे ना, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत पढ़ने में बहुत मजा आएगा, उसको सीखने की कोशिश करना। अभी सीखोगे तो जब हम लोग क्लास में करेंगे तो बहुत इजीली चैनलाइज हो जाएगा। जेवियर्स में हो तो एक प्रॉब्लम है, रोज कॉलेज जाना है, बट एक फायदा भी है, कॉलेज का सिलेबस इज अलाइंड विद सीए का सिलेबस। तो अगर यहां पढ़ते हैं वहां काम आता है, और वहां पढ़ते हैं तो यहां काम पे लेना सीखो। इफ यू आर डूइंग दोस क्लासेस, डू देम प्रॉपरली। और फिर भी अगर लगे तुम लोग को, जैसे सिंगल एंट्री मैं तो शुरू कर दूंगा, अगर लगे कि भैया मेरे को फटाफट करना है, पहले बोल देना, मैं वो क्लासेस दे दूंगा, सो दैट यू स्टार्ट डूइंग इट। डन। एक चीज उधर रह गया था, तुम लोगों को पीडीएफ देना पड़ेगा, उस चैप्टर का पीडीएफ। आज मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा डिसोल्यूशन का पीडीएफ, ठीक है ना, याद रखना मेरे को, अगर मैं भूल जाऊं तो एक बार मेरे को याद दिला देना, ठीक। डन। आइए, ऑल सेट डन, कंप्लीट, छोड़ो, आगे चलते हैं। सुन, लास्ट क्लास ना हम लोग लाइबिलिटीज के ऊपर डिस्कशन कंप्लीट कर लिए थे। लाइबिलिटी का डिस्कशन थोड़ा बड़ा था, क्योंकि लाइबिलिटीज के डिस्कशन को हमने एक्सटेंड करके 2 नए वर्ड्स के बारे में पढ़ाई की, प्रोविजंस एंड कंटिंजेंट लाइबिलिटीज। वो डिस्कशन से रिलेटेड हम लोग प्रोविजंस का एग्जांपल लोन बोरोइंग्स के ऊपर एग्जांपल कर रहे थे। आज पहले हम लोग क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल के बारे में डिस्कस करेंगे, एंड देन विल गो टू अवर नेक्स्ट एलिमेंट, कैपिटल। कैपिटल एंड रिजर्व्स, वो कैपिटल का पार्ट ही है। एक बच्चे ने ना मेरे को बोला, सर एसेट्स आपने पढ़ा तो दिया, बट सर एक एसेट है जो हम लोग को बहुत तंग करता है, फिक्टिशियस एसेट। एक बार सर फिक्टिशियस एसेट क्या होता है ये बताना। तो एक बार वो क्रेडिटर, बिल्स पेबल सल्टाते हैं, फिर फिक्टिशियस एसेट समझा के कैपिटल में बढ़ूंगा, ठीक है। आ जाइए। ऐसे ही आपको कभी कोई वर्ड्स वगैरह लगे ना, सनी को छोड़ के, सनी को अलाउड नहीं है, क्योंकि वो लास्ट क्लास वाला वर्ड पहले क्लास में पूछ लेता है। सनी में एक पावर है, हम कैपिटल रिजर्व बोलेंगे, वो रिजर्व कैपिटल पूछेगा। बोला सर उल्टा होगा तो उसका पावर है, उसका पावर है, तो उसके साथ नहीं, उसको छोड़ के बाद बाकी को कोई ऐसा लगता है भैया कोई वर्ड सुने समझ में नहीं आया, यू कैन ऑलवेज आस्क, ठीक। पावर है भाई इसके पास। बट ये सनी ना सनी देओल है ना कोई और सनी है, ही सनी कुमार। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, क्या सोच नहीं सकते? सोच लिए तो, सब सोच लिए।
गलत लड़के। रोडीज देखता है, स्प्लिट्स विला देखता है, सोच नहीं सकते सर। हमको सिखाता है लोग, बस हम स्प्लिट्स विला तक ही बोले हैं। तुम तो देखते ही हो, हमको पता है। स्प्लिट्स विला भाई। चलो, ये ऑनलाइन किया था, अब ये बोला सेंटर आ रहे तो पूरा मजा लेके जाएंगे। चलो, एग्जाम्पल 1। पहले सिर्फ क्रेडिटर्स पे बात करूंगा, फिर बिल्स पेबल को लेकर आऊंगा। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस फॉर द ईयर दिया हुआ है ₹20,000। क्लोजिंग बैलेंस पता नहीं, ये आपको डिटरमाइन करना है। कुछ इंफॉर्मेशंस दी गई है। नंबर ए, टोटल परचेजेस फॉर द ईयर। टोटल परचेजेस फॉर द ईयर 5 लाख, फुल स्टॉप। नंबर बी, क्रेडिट परचेज नहीं, कैश परचेज is 25% of credit purchases. Cash purchase is 25% of credit purchases. Full stop. Number C, payment to creditors ₹472. Discount allowed by them. Discount allowed by them 2,500. Bill receivable endorsed 10,000. Purchase returns 2,000. Number G, checks dishonored. Checks issued dishonored 1 लाख रुपीस। एक चेक इशू किया था, वो डिसऑनर हो गया। पेमेंट के अंदर सब टोटल पेमेंट इंक्लूडेड है, जो टोटल पेमेंट किए थे उसके अंदर से आप बोल सकते हो चेक डिसऑनर हो गया। ठीक है बात। प्रिपेयर क्रेडिटर्स अकाउंट। प्रिपेयर क्रेडिटर्स अकाउंट। बनाइए क्रेडिटर्स अकाउंट। ऑनलाइन वाले आंसर करेंगे। डिसऑनर हुआ, क्लिक के देख, सारा करके देख। एक बार पहले सारा पोस्ट कर दे। क्रेडिट परचेजेस पॉइंट में आ रहा है, जैसे भी आ रहा है लिखो ना। ठीक है, जैसे भी आ रहा है, जैसे मेरे आगे वाले बच्चे का भी पॉइंट में आ रहा है, तो जैसे भी आ रहा है आप लिखिए ना। क्या है, गलत सही जो भी है कीजिए तो।
सही होगा। करेक्ट। $33,500 आंसर आ रहा है, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस। अगर आपने परचेजेस सही निकाला है तो एक 2,500 है। बोल बाबू। ठीक है, वो इनकंसिस्टेंसी है, तुम सही बोल रहे हैं। डन। सुनना, बाई बैलेंस बीडी 20,000, बाई परचेजेस, क्रेडिटर अकाउंट में कौन सा परचेज आएगा? क्रेडिट परचेज। सुनना, बोला कैश परचेज इज 25% ऑफ क्रेडिट परचेज। तो अगर क्रेडिट परचेज 100 है तो कैश 25, टोटल 125। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, देख, 5 लाख डिवाइडेड बाई 125 इंटू 100। इस बच्चे ने इस चीज को एक्स लेकर सॉल्व किया है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, एक्स में जितना तुम टाइम इन्वेस्ट करोगे उतना टाइम, उसके आधा से आधा टाइम में ये फटाफट हो जाएगा। एंड मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बेसिक बात बोली। 100 रुपए का क्रेडिट परचेज तो उसका 25% हो गया 25 रुपए का कैश परचेज, तो टोटल परचेज 125। तुमको 125 का वैल्यू दे दिया तो 100 का वैल्यू निकाल लो, तो ये फास्ट हो जाएगा ना। अपने एक्स निकाल के क्यों करे, तो एक्स नहीं लेंगे अपने। आगे परचेजेस के बाद बता, पेमेंट दिया हुआ है टू बैंक 472, डिस्काउंट रिसीव हुआ टू डिस्काउंट रिसीव्ड 2,500, बिल इंडोर्स किया, बिल इंडोर्स करना मतलब क्रेडिटर को पेमेंट करना, टू BR 10,000, टू परचेज रिटर्न 2,000, चेक डिसऑनर हो गया तो बाई बैंक 1 लाख। तो टू बैलेंस CD 33,500। एक बच्चे का जेन्युइन डाउट आया, बोला सर माल आप बेचे 4 लाख का, ओपनिंग बैलेंस 20,000 रुपया, मैक्सिमम कितना पाना है? 4,20। तो सर पेमेंट इतना आया क्यों आपके पास? कुछ क्रेडिटर्स एडवांस भी तो दे सकते हैं, कुछ क्रेडिटर्स एडवांस दे सकते हैं। जिन्होंने एडवांस दिया उनमें से हो सकते हैं कि इन लोगों के चेक डिसऑनर हो गए, हमने गुड्स वगैरह सप्लाई नहीं किया, बात खत्म हो गया। वैसे जो बच्चा बोला वो बिल्कुल सही बोला, सर 4,20 का टोटल क्रेडिटर पेमेंट 4,72 कैसे आया? कुछ लोग एडवांस भी तो दे सकते हैं, हम लोग ले सकते, हम मतलब हम लोग किसी को एडवांस दिए हैं, सही बोल रहे हैं, हम लोग किसी को एडवांस दिए, बट हम किसी को एडवांस दे भी तो सकते हैं। हमने जो एडवांस दिया, चेक डिसऑनर हो गया, उसने माल सप्लाई नहीं किया, बात खत्म हो गया। सेम कैन बी विथ डेटर्स। जैसे हम लोग ऐसे कर रहे हैं तो सामने वाले भी तो अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, वहां पर भी यही चीज आपको दिखाई देगा। मैं ना एक चीज पूछता हूं, अगर क्रेडिटर से कोई एडवांस आता है उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं? नॉर्मल परचेज फिर पेमेंट करने की अकाउंटिंग सबको आती है। अगर मान लो कोई क्रेडिटर से एडवांस आता है उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं, कोई बता पाएगा? पहले एडवांस रिसीव हुआ, एडवांस रिसीव मतलब क्रेडिटर को एडवांस दिया, सॉरी एडवांस दिया, एडवांस पेमेंट करने का एंट्री, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, मैं बोलूं पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक। फॉर एग्जांपल आयुष, मान लो मैं आयुष से गुड्स परचेज करता हूं, मैंने आयुष को 1 लाख रुपए का एडवांस एक चेक दिया, बोला गुड्स सप्लाई करना, मैंने 1 लाख रुपए का एडवांस चेक दिया। जर्नल एंट्री, आयुष अकाउंट डेबिट टू बैंक,
ये आयुष मेरा सप्लायर है जिसको मैंने एडवांस दिया, इसके जगह आप ये वर्ड भी यूज कर सकते हो, एडवांस टू सप्लायर। एडवांस लिखने से ये समझ में आएगा कि ये जो पैसा दिया है ये पास्ट परचेजेस के लिए नहीं है, इसके अगेंस्ट मेरे को गुड्स रिसीव होगा। 1,00,000 रुपए का एडवांस दिया। अब आयुष मेरे को गुड्स सप्लाई करना शुरू किया, 80,000 का गुड्स वो सप्लाई कर दिया। जर्नल एंट्री, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू आयुष, परचेजेस टू आयुष कितना, 80,000। बट 20,000 का जो गुड्स है ना वो देगा नेक्स्ट ईयर में, ईयर कंप्लीट हो गया। मान लो मैंने उसको मार्च के बिगिनिंग में एडवांस दिया, वो मेरे को गुड्स बना के देना शुरू किया, 31 मार्च तक 80,000 का गुड्स उससे आ गया, बट 20,000 का गुड्स जो है वो कब आएगा, नेक्स्ट ईयर। अगर 1,00,000 रुपए का गुड्स आ जाता फिर तो हिसाब खत्म, 1,00,000 रुपया दिया और 1,00,000 रुपए का गुड्स आ गया, तो फाइनल एंट्री में बोलूं तो परचेज टू बैंक होके खत्म हो गया, आयुष डेबिट किया फिर आयुष क्रेडिट किया, बात खत्म। बट प्रॉब्लम है अभी आयुष के पास ना 20,000 का एडवांस पड़ा है, 20,000 एडवांस पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 1, लेजर में इसको कैसे प्रेजेंट करें। क्वेश्चन नंबर 2, पीएल बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करें। पहले लेजर की बात करो। लेजर, सर आपके आयुष के अकाउंट में ना क्रेडिट बैलेंस की जगह डेबिट बैलेंस आ जाएगा, आ जाएगा डेबिट बैलेंस, क्रेडिट की जगह डेबिट बैलेंस आ जाएगा। सर 1,00,000 रुपया पेमेंट किया तो टू बैंक किया, बाई परचेज किया 80,000 तो बाई बैलेंस सीडी 20,000 आ जाएगा। पंगा इसमें नहीं है, पंगा मान लो आयुष मेरे से दूसरे गुड्स के अगेंस्ट पैसा भी पाता है, समझो बात को। आयुष से हम पहले भी माल खरीद रखे हैं, उसका पैसा अभी तक दिया नहीं, क्यों, ड्यू डेट नहीं आया। मान लो फरवरी में आयुष से 50,000 रुपए का गुड्स आया हुआ है, उसका अभी तक कोई पेमेंट नहीं हुआ है, कोई पेमेंट नहीं हुआ क्योंकि उसका ड्यू डेट अप्रैल मई में है। ये जो नया गुड्स खरीद रहा हूं उसके लिए मैंने नया एडवांस दिया, आयुष ये वाला पुराने पेमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट, वो तेरे को मई में हम अलग से देंगे। अभी मेरे को 1,00,000 रुपए का गुड्स चाहिए, ये ले 1,00,000 रुपया और गुड्स दे, क्योंकि आयुष बोला सर हम फर्दर क्रेडिट नहीं दे पाएंगे। मैं बोला चल 1,00,000 रुपया रख, 1,00,000 रुपए का गुड्स दे। 50,000 रुपया पुराना वाला एडजस्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है सर, क्योंकि उसका ड्यू डेट बाद में है। अब बताओ हाउ विल यू शो इन लेजर। मैं वापस कर रहा हूं, मैं वापस, देखो किसी को नहीं समझ में आया तो मैं वापस कर रहा हूं, इधर सुन, ये अच्छे से समझ, इंपॉर्टेंट है। एक चैप्टर है सीए इंटर में नहीं है, सीएमए इंटर में है, जो मैं तुमको नहीं सिखा पाता हूं, इसीलिए वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ना कभी कभी रह जाता है। क्रेडिटर्स अकाउंट, आयुष से पहले मैंने फरवरी में परचेज किया था, बाई परचेजेस 50,000 आया ना। इस बार मैंने मार्च में उसको एक एडवांस दिया है टू बैंक, दिस इज नॉट फॉर ओल्ड परचेजेस, दिस इज एन, फिर इसके अगेंस्ट वो मेरे को गुड्स दिया। अब क्या करोगे, ईयर एंड हो गया, अकाउंट क्लोज करना है। आयुष, विराज और दूसरे बच्चों का भी यही कहना है सर 2 अलग अलग बैलेंसेस दिखाओ। एक 50,000 जो देना है वो लाइबिलिटी बोल के आएगा, और 20,000 जो एडवांस दिया हुआ है वो एसेट बोल के आएगा। क्योंकि सर ये दोनों अलग अलग चीज के लिए हैं, तो आप उसको अभी म्यूचुअली सेट ऑफ, एक्चुअली ये म्यूचुअल सेट ऑफ टाइप का बात हो गया। अगर आप बोलोगे सर आयुष को 30,000 देना है, बस ये सोच लो, मैं बोलूंगा नहीं, आयुष से 20,000 का गुड्स लेना है, उसको 50,000 देना है। मेरा अकाउंट्स भी तो वही बताएगा ना जो रियल में हो रहा है, हो कुछ और रहा है और अकाउंट्स कुछ और बताएगा, तो बात समझ में आएगा कि नहीं आएगा। कैसे लिखते हैं सुनना, टू बैलेंस सीडी जो आयुष को देना है 50,000, ये नेक्स्ट ईयर बन जाएगा बाई बैलेंस बीडी, और जो आयुष से लेना है गुड्स बाई बैलेंस सीडी 20,000। हम लोग क्या करते हैं, पहले एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस लिख देते हैं, फिर जो बचा हुआ बैलेंस है वो दूसरा वाला बैलेंस निकल के आ गया जो मेरे को आयुष को पेमेंट करना है। मैं बोला आयुष को 1,00,000 रुपया एडवांस दिया हुआ था, 80 का माल भेजा, 20,000 बाकी है, तो बाई बैलेंस सीडी 20,000 रुपया जो मेरे को आयुष से लेना है, गुड्स के फॉर्म में लेना है, और फिर जो उसके अकाउंट में बैलेंस बचा वो टू बैलेंस सीडी करके क्रेडिट बैलेंस लिख देंगे, मतलब जो मेरे को उसको पेमेंट करना है। ये 2 अलग अलग बैलेंस लिखिए, 2 अलग अलग बैलेंस, मतलब बैलेंस शीट में भी पता है प्रेजेंटेशन कैसे होगा। क्रेडिटर्स के अंदर 50,000 आएगा
और एसेट साइड में एडवांस टू सप्लायर वो आएगा 20,000 रुपया। भला ही एक ही आदमी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये कॉन्सेप्ट छोड़ देना सर, वो पहले वो जो आप लाख रुपए दिए ना वो 50,000 के संग एडजस्ट करेगा, मैंने मना कर दिया उसको लाख रुपए का गुड्स देना होगा, क्योंकि उस 50,000 का ड्यू डेट मई में है। अभी कैसे एडजस्ट कर लेगा रे? अभी एडजस्ट करेगा तो डिस्काउंट दे, ला डिस्काउंट। अगर प्रॉम्प्ट पेमेंट किया हूं, मई का चीज का पेमेंट मैं मार्च में कर रहा हूं, तो मेरे को डिस्काउंट चाहिए। तो ये दो अलग अलग ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, हम लोग इन दोनों ट्रांजैक्शन को सेट ऑफ नहीं करेंगे। सेट ऑफ पता है कब कर सकते हैं? रूल बताता हूं, सुनना। सेट ऑफ तभी कर सकते हैं जब आप उस लायबिलिटी को सेटल कर पाओ ऑन नेट बेसिस। क्या यहां पे आयुष नेट बेसिस पे सेटल होने वाला है? नहीं सर, आपका इंटेंशन है 20,000 का माल लेना और 50,000 अलग से देना, तो आप नेट बेसिस पे सेटल करना चाहते ही, जब चाहते ही नहीं हो तो सेट ऑफ करना भी गलत है। फॉर एग्जाम्पल, आयुष मेरे को माल बेचता भी है, मेरे से माल खरीदता भी है। जो माल बेचता है खरीदता है, हम लोग क्या करते हैं, पीरियोडिकली नेट हिसाब करते हैं। हर क्वार्टर में जो हमारा बचा उचा पैसा होता है, मैंने उसको 20,000 का माल बेचा, उसने मेरे को 25,000 का माल बेचा, क्वार्टर एंड होगा, 5,000 रुपया मैं उसको पेमेंट करूंगा। यहां पे हम लोग सेटल ही नेट बेसिस पे करते हैं। यहां म्यूचुअल सेट ऑफ करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी चीज को ऐसे ही नहीं कर देते, उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। अगर आपके पास राइट है नेट बेसिस पे सेटल करने का, आपका इंटेंशन है नेट बेसिस पे सेटल करने का, आप नेट कर लो। बट अगर आपका राइट, आपका इंटेंशन ही नहीं है नेट बेसिस पे सेटल करने का, तो 30,000 का लाइबिलिटी दिखाना इज रॉन्ग। दिस इज एन अंडरस्टेटमेंट ऑफ अ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इज 50,000 बिकॉज आपको वो 50,000 देना पड़ेगा और आपको 20,000 का गुड्स मिलेगा। कल जाके तुम्हारा मन चेंज हो गया, हम गुड्स नहीं लेंगे, आयुष पता है मना कर देगा, बोला नहीं हम बना के रख लिए, लेना पड़ेगा। हम बना के रख लिए, लेना पड़ेगा। तुम ये नहीं बोल सकते हम नहीं लेंगे। तुम बोले आयुष छोड़, अब गुड्स नहीं चाहिए, तुम एक काम कर, जो नेट हिसाब है 20,000 वो पुराने से काट ले, 30,000 दे दूंगा। आयुष बोलेगा नहीं भैया, ये गुड्स हम बना लिए आपके लिए, ये 20,000 का लेना होगा और पुराना वाला 50,000 का अलग पेमेंट कीजिएगा। यही तो होता है रियल लाइफ में, बिल्कुल यही होता है, 100% यही होता है, नो डाउट अबाउट इट। अनलेस मेरा आयुष से ऐसा रिलेशन है कि मैं जो बोल दूं आयुष काट नहीं सकता। फिर आयुष बोलेगा यार, फिर जो बोलेंगे वो माना, मन में गाली दे रहा है, आप ये माल किसको बेचेंगे, मना कर दिए, हम इतना बात सुनते हैं तो कुछ भी कर देंगे क्या, सेकेंडरी। नहीं तो आयुष वो काम करने वाला, जब तक आपके पास राइट ना होना कि आप इसको नेट बेसिस पे सेटल कर सको, तब तक सेट ऑफ करके दिखाना नहीं चाहिए। जैसे मान लो मैं आयुष के साथ गुड्स खरीदता भी हूं, बेचता भी हूं, हमने अपने बीच में पॉलिसी बना रखी है, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन का ड्यू डेट आएगा वैसे आपको पेमेंट करना होगा, देयर विल बी नो सेटलमेंट अलाउड। अगर वो मेरे को आज माल बेचा है, मेरे को 10 दिन बाद पेमेंट करना है, तो मेरे को पेमेंट करना पड़ेगा। मान लो 4 दिन बाद मैंने उसको माल बेचा, वो बोलेगा भैया इसका हिसाब अलग होगा, 10 दिन बाद आप मेरे को पूरा पैसा दीजिए, 4 दिन बाद हम आपको जो देना है दे देंगे। जब लिक्विडिटी क्रंच होता है ना, एक एक दिन जहां मैटर करता है ना, वहां पे हम लोग इस टाइप से काम करना पड़ता है। आयुष बोल रहा भैया आज आपसे पैसा आना है, नेक्स्ट 3 दिन मेरा प्लानिंग किया हुआ इस पैसा को लोगों को कैसे कैसे पेमेंट करना है, फिर आपका पैसा घूम के 14 को हम वापस कर देंगे। हम इसमें नेट बेसिस पे काम, इन दैट केस एसेट विल बी शोन सेपरेटली एंड लायबिलिटी विल बी शोन सेपरेटली। नहीं तो सोचो, मान लो एक मैंने आयुष को गुड्स बेचा 5 लाख रुपए का, क्रेडिट दिया 2 साल का, 2 years। आयुष मेरे को एक माल बेचा 3 लाख रुपए का, क्रेडिट है 1 महीना। मैं बोलूंगा आयुष से लेना, आयुष को ही तो देना है, 2 लाख रुपया मिलना है, ये दिखा दो। एक स्टेक होल्डर जब पढ़ेगा पता है उसको क्या लगेगा, बोला अभी आपको इमीडिएटली कोई पेमेंट नहीं करना है, बस 2 साल बाद 2 लाख रुपया मिलेगा। बट रियलिटी ये नहीं है, इमीडिएटली 1 महीने बाद 3 लाख रुपया चुकाना है और ये 5 लाख रुपया 2 साल बाद आएगा। आपने तो पूरी वर्किंग कैपिटल पोजीशन ही हिला दी। रियलिटी अगर आप शो करते ना, उसको समझ में आता कि ये 3 लाख रुपया देना है। अगर 3 लाख रुपया देना है तो 3 लाख रुपया जितना रुपया भी होना चाहिए, क्योंकि वो प्रेजेंट में सल्टाना और वो पैसा 2 साल बाद आएगा। मैं हर चीज 2 बार बोलता हूं, तो मेरे बीच में ही तू ऐसे हाथ उठाएगा तो समझ, तो सुन ना, मैं बोल दूंगा, वापस बोलूंगा। एग्जाम्पल समझो, मैंने आयुष को गुड्स सेल किया, गुड्स सोल्ड टू आयुष, कितने रुपए का, 5 लाख का।
कितने साल बाद पेमेंट करेगा? क्रेडिट पीरियड 2 साल। चलो, और गुड्स परचेज्ड फ्रॉम आयुष कितने का? 3 लाख का। इसमें क्रेडिट पीरियड 1 मंथ का। मैं बोला ये आयुष से लेना है, ये आयुष को देना है। एक काम करो, बैलेंस शीट में दिखा दो 2 लाख रुपया आयुष से लेना है। मैं बोला इज इट अ करेक्ट प्रेजेंटेशन? आंसर इज नो। इफ यू प्रेजेंट दिस, लोगों को लगेगा कि आपको अभी कुछ किसी को पेमेंट नहीं करना, बस आयुष से 2 साल बाद 2 लाख मिलेगा। बट करेक्ट ये पोजीशन नहीं है। आपको 1 महीना के अंदर आयुष को 3 लाख रुपया देना है। मैं ये चेक करूंगा कि 3 लाख रुपया चुकाने का औकात है या नहीं है। 3 लाख रुपया आपको अलग से दिखाना पड़ेगा, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि 3 लाख रुपए का वर्किंग कैपिटल यू हैव और नॉट टू पे हिम। करेंट एसेट उतना है या नहीं कि हम उसको पे कर पाए। और जो 5 लाख 2 साल बाद आना, उसको अलग से एसेट्स में दिखाइए, जब आएगा तब आएगा। तो हम लोग जो बहुत इजीली बचपन में सेट ऑफ कर लेते थे ना कि डेटर है क्रेडिटर है, सेट ऑफ कर दो, अब वो नहीं चलेगा। आपके पास राइट और इंटेंशन होना चाहिए कि आप उसको नेट बेसिस पर सेटल कर सकते हो। इफ यू डोंट हैव अ राइट और इंटेंशन टू डू इट, डोंट डू इट। आप उन दोनों को अलग अलग दिखाइए, भला ही वो एक ही पार्टी क्यों ना हो। जनरली सेट ऑफ तभी करते थे जब एक पार्टी का होता था, तो भी नहीं करना है अगर आपका इंटेंशन या राइट नहीं है। सर मान लो मेरे पास राइट है बट हम करेंगे नहीं, तो तुम अलग अलग ही दिखाओ। पता चलना चाहिए कि ये अलग पैसा आएगा और ये अलग पेमेंट करना पड़ेगा। तो कोई भी चीज, जैसे एक बचपन में रूल सिखाया था, याद है? कंपाउंड एंट्रीज का रूल सिखाया था। मैं बोला था सेम डेट पे ट्रांजैक्शन होना चाहिए, दोनों सिमिलर नेचर का होना चाहिए, दोनों रिलेटेड होना चाहिए। नहीं होगा तो तुम नहीं कर सकते, बात खत्म, नहीं कर सकते, डिस्कशन इज ओवर। अगर आप कर रहे हो तो यू आर रॉन्गली प्रेजेंटिंग योर अकाउंट्स, पता ही नहीं चलेगा एक्चुअल में हुआ क्या। एक तो याद करो, एक तो एग्जाम्पल था डॉन बॉब जॉन बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एक क्वेश्चन था जिसमें देखो क्या हुआ था, हमारा एक पार्टी था बॉब, इसको मेरे को मान लो 50,000 रुपया देना था। मैं हूं डॉन, वो शाहरुख खान, हम डॉन हैं और हमको बॉब को 50,000 पेमेंट करना है। मेरे पास एक जॉन का बिल आया हुआ था, जॉन का बिल, मैंने इसको इंडोर्स कर दिया था, बिल। अब बॉब किससे पैसा लेने जाएगा? जॉन मना कर दिया, बॉब मेरे पास आएगा और मैं उसको बोला ठीक है चल मैं तेरे को पेमेंट कर रहा हूं कैश में। मैंने उसको पेमेंट कर दिया कैश में। अब एक बच्चा देखो क्या एंट्री कर रहा है, भैया आप एंट्री कीजिए जॉन अकाउंट डेबिट टू कैश। जॉन से पैसा लेना है और बॉब को आपने पेमेंट कर दिया। क्या ये एंट्री वो बता पा रहा है? जॉन टू कैश मतलब ऐसा लग रहा है मैंने जॉन को पेमेंट किया है। बेटर एंट्री क्या होता? पहले आप एंट्री करते जॉन से लेना है, बॉब को देना है, फिर बॉब को पेमेंट कर दिए तो बॉब टू कैश। कभी भी एंट्री कंबाइन करने से पहले समझो वो एंट्री जब किसी को दिखाओगे उसको समझ में भी आएगा कि नहीं समझ में आएगा तो कंबाइन मत करो। क्लियर है क्या बात? तो ऐसे ही सेट ऑफ का भी रूल है। सेट ऑफ तभी कीजिए व्हेन यू हैव एन राइट एंड इंटेंशन टू सेटल दी लाइबिलिटी एंड एसेट ऑन अ नेट बेसिस। अगर आपके पास राइट है और इंटेंशन है तभी आप ये कीजिए, नहीं तो आपको करने का दरकार। एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं, तुम लोग रिलेट कर पाओगे बाद में। मान लो मेरे को इस महीने जीएसटी का पेमेंट करना है गवर्नमेंट को। हम लोग माल बेचते हैं, गुड्स बेचते हैं तो जीएसटी देना पड़ता है। मेरी इस बार जीएसटी लाइबिलिटी है मान लो फॉर आईजीएसटी, या मेरा कोई इंपोर्ट ड्यूटी का लाइबिलिटी है, मैंने गुड्स इंपोर्ट किया 50,000 गवर्नमेंट को पे करना है। मेरे पास यहां ना जीएसटी का क्रेडिट पड़ा हुआ है। किसका क्रेडिट पड़ा हुआ है? जीएसटी। क्रेडिट मतलब जब हम माल खरीदते हैं ना उस समय हमें टैक्स पेमेंट कर देते हैं, तो वो जो टैक्स पेमेंट अभी किया वो बाद में जाके क्या हो जाता है? सेट ऑफ हो जाता है। 20,000 का क्रेडिट पड़ा है। जीएसटी के रूल्स में बोला गया है कि ये क्रेडिट आप इस लाइबिलिटी के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। मतलब आपके पास क्रेडिट पड़ा है, आप ये बोल सकते हो गवर्नमेंट से 20,000 पाना है और गवर्नमेंट को 50,000 देना है, तो एक काम करो 30,000 गवर्नमेंट को जमा कर दो। नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। यू डोंट हैव अ राइट टू सेटल दैट लाइबिलिटी ऑन अ नेट बेसिस।
आपको दोनों का अलग अलग करना होगा। यानी जो 50,000 का इंपोर्ट ड्यूटी का लाइबिलिटी है दैट हैज टू बी पेड सेपरेटली, और 20,000 का क्रेडिट आप तब ले पाओगे जब आपके पास वैसी कोई लाइबिलिटी आए। नहीं आए तो आप क्रेडिट ले नहीं सकते। तो दोनों ही टैक्स है, दोनों ही गवर्नमेंट से लेना देना है, बट तो भी मैं इसको सेट ऑफ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास राइट नहीं है कि मैं इनको नेट बेसिस पर पेमेंट कर सकूं। पहले बताइए सेट ऑफ का रूल क्लियर है? ये क्रेडिटर का एडवांस समझ में आ गया? क्रेडिटर को एडवांस दिया, इट इज अ टाइप ऑफ एसेट फॉर अस बिकॉज वी विल गेट गुड्स इन फ्यूचर। क्योंकि ये पैसे के अगेंस्ट मेरे को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेगा, इसीलिए ये मेरे लिए क्या है? एसेट है। ये एक राइट है जिसके अगेंस्ट फ्यूचर में मेरे को गुड्स मिलने वाला है, तो ये मेरा एसेट है, मैं इसको एसेट साइड में अलग से दिखाऊंगा, और जो क्रेडिटर को पे करना है वो लाइबिलिटी साइड में अलग से दिखाऊंगा। क्लियर है क्या बात? तो मैंने दोनों चीज समझाने की कोशिश की। पहले सिर्फ अगर एडवांस है तो आपने बोला बिल्कुल सही, डेबिट बैलेंस बोल के आ जाएगा। मैंने बोला उससे कुछ लेना और उसको कुछ देना है, तो आपने सही बोला, दोनों अलग अलग दिखाइए। जो लेना है उसको अलग दिखाइए और जो एडवांस है उसको अलग दिखाइए। डन है क्या बात? धीरे धीरे आगे जाओगे ना तो समझोगे लाइबिलिटीज दो टाइप की होती है, करंट नॉन करंट नहीं। एक फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, एक नॉन फाइनेंशियल लाइबिलिटी। जो कैश देना है दैट इज अ फाइनेंशियल लाइबिलिटी, इसको आपको फाइनेंशियल लाइबिलिटी बोल के दिखाना होगा। और जो गुड्स मिलेगा वो नॉन फाइनेंशियल नेचर का है, उसको अलग से दिखाना पड़ेगा। आप दोनों को नेट नहीं करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रूल्स देता है, वो बताता है कब आपको नेट करना है, कब नेट नहीं करना है। रूल क्लियर है? ये क्रेडिटर का अकाउंट सबको क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल 2। ये छोटी छोटी चीज जो सीख रहे हैं ना, ये सब लिखने विखने का नहीं है, सब जीवन भर याद रखने का चीज है। तो कॉपी में मत उतारिए, दिमाग में उतारिए। आइए, बिल्कुल रुपसा, वो भी आपको चेक करना होगा क्रेडिट पीरियड कि आप सेट ऑफ कर सकते हो या नहीं। बट क्रेडिट पीरियड के साथ साथ राइट भी होना चाहिए, इंटेंशन भी होना चाहिए कि हम वो करेंगे। सिर्फ क्रेडिट पीरियड देख के नहीं। अगर आपको लगता है क्रेडिट पीरियड सेम बट हम सेटल नहीं करना चाहते, तो यू डोंट सेट ऑफ। एग्जाम्पल 2, बैलेंसेस लिखिए। 1/4/22, 31 मार्च 23। क्रेडिटर 20,000, 18,000। बिल्स पेएबल 8,000, 5,000। अब मैंने बिल्स पेएबल को बिठा, जैसे डेटर्स के साथ कौन चल रहे थे? बिल्स रिसीवेबल, वैसे ही क्रेडिटर्स के साथ कौन चलेगा? बिल्स पेएबल। इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, क्रेडिट परचेज 4,80,000, परचेज रिटर्न 25,000, बिल्स पेएबल एक्सेप्टेड नहीं पता, बिल पेएबल डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का मतलब पेमेंट कर दिया 25,000, डिस्काउंट रिसीव्ड 2,000। ठीक है, प्रिपेयर क्रेडिटर एंड बिल पेएबल अकाउंट। क्रेडिटर एंड बिल पेएबल अकाउंट बनाइए। स्नेहा कर सकते हैं जो आप बोल रहे हैं, बैलेंस सीडी की जगह एडवांस टू सप्लायर अकाउंट लिख सकते हैं, फिर आपको एक नया अकाउंट खोलना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग इसी अकाउंट पे कर देते हैं। एक लेजर अकाउंट में दो बैलेंसेस, डेबिट क्रेडिट, ये आपने देख रखा है फाउंडेशन में भी। इनकम एक्सपेंसेस अकाउंट में डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, सिखाऊंगा। तो दो बैलेंसेस होने से डरने का नहीं, नॉर्मल चीज है वो। क्या चीज?
डिस्काउंट रिसीव्ड, हाँ क्रेडिटर से। कुछ ना बोले तो वो वही अज्यूम करते हैं। बिल्स पेबल के लिए वर्ड रिबेट कहीं लिखा रहे तो बिल्स पेबल का मान लेना, रिबेट। रिटायरमेंट ऑफ बिल सिखाया था, याद है? रिटायरमेंट, टाइम से पहले पेमेंट कर देना, तो सामने वाला पार्टी रिबेट अलाउ करता है। क्या? फोर 33 क्या? वेरी गुड। ओपनिंग दिया, परचेज दिया, क्लोजिंग दिया, बट क्रेडिटर को कितना पेमेंट हुआ वो नहीं बताया। तो क्रेडिटर अकाउंट का अगर डेबिट साइड में डिफरेंस आ रहा है तो वो पेमेंट निकल जाएगा। क्रेडिटर, लाइबिलिटी बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम करना है तो डेबिट। वेरी गुड। अब दो लेजर अकाउंट की सारी इंफॉर्मेशन मैंने पुट कर दी। हमेशा पहले कौन सा लेजर के बारे में बंद करेंगे? सेकेंडरी, यानी बिल्स पेबल पर चलते हैं। ओपनिंग बताया, पेमेंट कितना हुआ बताया, क्लोजिंग बताया। मेरा पेमेंट 25,000 का हुआ है जबकि बिल सिर्फ 8,000 रुपया का ही पहले से था, मतलब कुछ नया बिल हमने एक्सेप्ट किया होगा, तो यहां निकल जाएगा बाई क्रेडिटर्स, बैलेंसिंग फिगर। इसको हम लोग बोलते हैं बिल्स एक्सेप्टेड। 22,000 का बिल एक्सेप्ट किया, क्रेडिटर अकाउंट में डबल एंट्री करो, टू बिल्स पेएबल 22,000। अब क्रेडिटर अकाउंट में ओपनिंग, परचेज दिया हुआ है, रिटर्न, डिस्काउंट, बिल पेएबल, क्लोजिंग सब दिया हुआ है। कितना पेमेंट हुआ है साल भर में वो बताया नहीं। डेबिट साइड में जो डिफरेंस आया वो पेमेंट हो जाएगा। बैलेंसिंग फिगर बोलो 433। वेरी गुड ऑनलाइन, 433। वेरी गुड। ये मिसिंग फिगर्स फाइंड आउट करना समझ में आ रहा है? कैसे हम लोग खोजेंगे, कैसे पता चलेगा ये पेमेंट ही है या कुछ और है? हम लोगों को अकाउंट को पढ़ना पड़ेगा। अजम्पशन भी नहीं ले रहे हम लोग, अकाउंट को पढ़ रहे हैं कि भैया पूरे साल भर चला गया, पेमेंट का कोई डिटेल नहीं है, कुछ ना कुछ तो पेमेंट हुआ होगा, देन वी आर अज्यूमिंग कि जो डिफरेंस है वो पूरा पेमेंट हुआ है। तो हम लोगों को हमेशा अकाउंट को एनालाइज करना है और उसके बाद डिसाइड करना है कि वो डिफरेंस क्या है। क्लियर है बात? डन।
ये जो चीज अभी बता रहा हूं ना, सिंगल एंट्री के पूरे चैप्टर में यही काम करना है। सिंगल एंट्री चैप्टर का क्वेश्चन आर पजल्स, देयर आर नॉट क्वेश्चंस, दे आर पजल्स। आपको पजल सुलझाना है, वो अकाउंट्स के पजल्स है। वो चैप्टर जो सीख लेता है ना, 3 चैप्टर फाउंडेशन का, 1 चैप्टर रेक्टिफिकेशन, जिसको समझ में आ गया आधा अकाउंटिंग उसका क्लियर है। दूसरा सिंगल एंट्री, तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो ये 3 चैप्टर सीख गया वो अकाउंटिंग पूरा सीख गया, उसको कुछ नहीं करने का दरकार है। मतलब अकाउंटिंग का जो काम वाला एंगल है ना, वर्क वाला एंगल, जिसको बुक कीपिंग बोलते हैं, उसमें वो बच्चा गलत नहीं हो सकता है। सिंगल एंट्री, रेक्टिफिकेशन और कैश फ्लो। शायद रेक्टिफिकेशन तुमको अब आ गया होगा, अब हम लोग को सिंगल एंट्री और कैश फ्लो सीखना है इंटर लेवल पे। डन। ये मेरा क्रेडिटर बिल्स पेबल से रिलेटेड एक तो एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। यहां पे लाइबिलिटीज को हम लोग कंप्लीट करते हैं। सबको लाइबिलिटी, प्रोविजन, कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्लियर है? ऑलवेज रिमेंबर, लाइबिलिटी और प्रोविजन एक ही चीज है, बस एक में सर्टेनिटी है, एक में एस्टिमेशन है। कंटिंजेंट लाइबिलिटी पॉसिबल ऑब्लिगेशन है, उनको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज होता है। लाइबिलिटी का अकाउंटिंग फंडा बढ़ेगा तो क्रेडिट, कम करना है तो डेबिट। क्लियर है बात? अब एक बच्चे का जो डाउट था, भैया बिल डिस्चार्ज होगा तो क्रेडिटर कम होगा ना? एक सेकेंड, बच्चे का डाउट, बिल डिस्चार्ज होगा तो क्रेडिटर कम होगा ना? सर जिस दिन एक्सेप्ट किए थे ना, उसी दिन क्रेडिटर को कम कर दिए थे। क्रेडिटर तो उसी दिन कम कर दिए थे जिस दिन बिल एक्सेप्ट किए थे, तो जब डिस्चार्ज होगा वापस क्रेडिटर को नहीं छेड़ना, बिल को कम कर देना। तो क्रेडिटर तो उसी दिन कम कर दिया था जिस दिन बिल एक्सेप्ट किया था। क्लियर है बात? अब सुन, एक बच्चा एक पॉइंट पूछा है तो मैं उसके बारे में एक बार डिस्कशन कर लूं, सो दैट आपको क्लियर रहे। लिखना नहीं है आपको। फिक्टिशियस एसेट्स, वैसे एक टर्म और होता है इंटेंजिबल एसेट्स, इसको तो जानते हो ना आप? इंटेंजिबल एसेट्स आर नॉट फिक्टिशियस, दे आर रियल एसेट्स। पेटेंट, कॉपीराइट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, ब्रांड, दे आर रियल एसेट्स, दे हैव रियल वैल्यू। ब्रांड बिकता है 5,000 करोड़, 6,000 करोड़, 10,000 करोड़ रुपए में। ये सब आपको बस दिखते नहीं है, बट इनकी वैल्यू बहुत होती है एक बिजनेस में, इफ दे रियली जनरेट बेनिफिट्स। मैं आज एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं। अगर ये ब्रांड बिकेगा तो कितने रुपए दे सकोगे, मतलब देना चाहोगे अगर तुम खरीदोगे? बताना। सेरेलैक, सेरेलैक जानते हो? सेरेलैक बेबी फूड, नो कंपटीशन इन इंडिया, नाउ वन इज कमिंग। क्या नाम बोल वापस? नैन। वो नैन प्रो भी सेरेलैक का नहीं है क्या? दोनों नेस्ले का ही है। दे आर, मतलब दे आर कॉम्प्लीमेंट, दे आर नॉट कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स। एक नई कंपनी आ रही है, मैं थोड़े दिन पहले ऐड देख रहा था, इंट्रोड्यूसिंग बेबी फूड्स इन इंडिया, एकदम सेरेलैक जैसा। सेरेलैक इज अ बेबी फूड, मतलब कंज्यूमर लाइन है 1 साल से लेकर 3 साल तक का, वैसा ही कोई कंज्यूमर लाइन होता है उसका 1 to 3 years, उसके बाद नहीं पीते हैं, उसके बाद फिर बॉर्नविटा हॉर्लिक्स चलता है, फिर थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो फिर और चलता है कुछ, टाइम बाई टाइम वो चलते रहता है ना। 18 तक हॉर्लिक्स, बट मेरे जैसा आदमी 30 साल की उम्र में भी हॉर्लिक्स पीता है, भैया चाहिए रात को। हॉर्लिक्स बॉर्नविटा बिना सच में नींद नहीं आता है। क्या मिलाते हैं? हॉर्लिक्स बॉर्नविटा ही तो मिलाते हैं दूध में, हॉर्लिक्स बॉर्नविटा। अरे सच बोल रहे हैं, मतलब हॉर्लिक्स इतना अच्छा लगता है ना, हमको तो आदत है एक्स्ट्रा मिलाने का, थोड़ा मिठास आ जाता है उसमें ना, मजा नहीं आता है। माइलो वगैरह तो नहीं चला, बट हॉर्लिक्स इज अ ब्रांड। सुनना, बात सुन, आज एक सेरेलैक का ब्रांड है। ब्रांड समझते हो? ब्रांड इज नथिंग बट नेम और मार्क विच यू कैन आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट। सेरेलैक याद आते ही वो बेबी फूड एकदम दिमाग में टच करेगा तुमको। सुनना, आज, हाँ ये एकदम सही बोला, जर्बर। हम बर्जर तो पेंट था, नहीं सही बोल रहे हैं। हम अभी एड देखे थे, आई कुडंट रिकॉग्नाइज द ब्रांड क्योंकि नया है ना। GERBER, इट इज शायद यूके और यूएस बेस्ड कंपनी कमिंग टू इंडिया टू सेल इट्स बेबी प्रोडक्ट्स। जर्बर नाम है, अभी नया एकदम ऐड, अभी ताजा ऐड मैं 3 दिन पहले देखा, पहले देखा ही नहीं कभी। सुनना, सेरेलैक का ब्रांड अगर इंडिया में, सेरेलैक नेस्ले का ब्रांड है, कुछ ऐसे नेस्ले की चीजें जो और कोई नहीं बनाता।
सेरेलैक हो गया, तुम्हारा मैगी हो गया, मैगी मैगी, कोई और मतलब और नहीं बनाता, मतलब किसी और का तुम टच भी नहीं करोगे। किटकैट वन ऑफ अ काइंड, मंच वगैरह बहुत सारा आया बट नो वन ईट्स, सिर्फ वही। अगर उसको खाना है, वेफर में चॉकलेट खाना है तो लोग किटकैट ही खरीदते हैं। कुछ चीजें हैं उसकी। एक मिल्की बार है वो नहीं चला। अच्छा खराब का बात थोड़ी की है, नहीं चलता है बस। हाँ, नेस्कैफे, नेस्कैफे इज अ अच्छा चीज। सुनना, अब वो है बट नेस्कैफे का खुद का एक अलग मार्केट है। सुनना, आज ये सेरेलैक सिर्फ नाम और अपना प्रोडक्ट बनाने का रेसिपी किसी को देगा तो कुछ कम नहीं बोलूं तो 10-15 हजार करोड़ रुपए से नीचे नहीं बिकेगा। एस्टीमेट होता है, एस्टीमेट। क्योंकि अगर नेस्ले ने सेरेलैक निकाला है ना, सेरेलैक प्रोडक्ट, नेस्ले के बैलेंस शीट में कहीं सेरेलैक ब्रांड दिखाई नहीं देगा। हम लोग इसको बोलते हैं इंटरनली जनरेटेड गुडविल्स, इंटरनली जनरेटेड ब्रांड्स, तुमको नेस्ले में दिखाई नहीं देगा। इंटरनली जनरेटेड ब्रांड्स आर नॉट रिकॉर्डेड बिकॉज कितना उसको बनाने में कॉस्ट लगा नो वन नोस। उसमें मार्केटिंग है, मार्केटिंग वगैरह बहुत चीज है। सुनना, सब कुछ मार्केट कैप में सब कुछ आता है। मार्केट तुम्हारे प्रोडक्ट को कैसे देख रहा है, दैट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन। उससे साथ तुम्हारा प्राइस उसके हिसाब से ही आता है। मार्केट कैसे देख रहा है आपको। सुनना, 10-15 हजार करोड़ रुपए से नीचे ये ब्रांड नहीं बिकेगा। अभी मूव जानते हो, मूव मतलब कमर दर्द, मूव नहीं पता इसीलिए बोल रहे थे। सुनो सुनो, आ से आह तक। चिंटू बोल रहा है आह से आह तक। क्या बात है। हाँ चलो इधर आओ, तुम फील ले लोगे फिर। मूव का ब्रांड 5,000 करोड़ रुपए में बिका था। जो मूव ऑइंटमेंट है ना, वो उस कंपनी ने ब्रांड को बेचा, मूव किसी और को दिया, इमामी के पास या किसको बेचा, 5,000 करोड़ रुपए में ब्रांड बेचा। मतलब ये इंटेंजिबल एसेट्स आर नॉट फिक्टिशियस। इंटेंजिबल एसेट में अपनी वैल्यू होती है, वो इकोनॉमिक बेनिफिट जनरेट कर सकता है। फिक्टिशियस एसेट, सिंपल भाषा में बोलूं तो वो एसेट जो बेनिफिट जनरेट नहीं कर सकता। फिक्टिशियस, फिक्टिशियस मतलब समझते हो? फिक्टिशियस आपको लगता है ऐसा होता है बट ऐसा होता। फिक्टिशियस मतलब इट डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे एसेट जो आपको तो लगता है बेनिफिट देंगे बट रियल में उनका बेनिफिट आने वाला, वैसे एसेट्स को हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। आपके सोच के हिसाब से शायद आ जाएगा बट मैं बोलता हूं बेनिफिट नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल, एक एंटिटी है, 5 करोड़ रुपए का एडवर्टीजमेंट कॉस्ट खर्चा की, बोलिए हम इस 5 करोड़ के एडवर्टीजमेंट कॉस्ट को एज एन एसेट बैलेंस शीट में दिखाएंगे। अगर ऐसा कोई एसेट दिखाती है तो ये रियल में फिक्टिशियस एसेट है। फिक्टिशियस आपको समझना पड़ता है, एंटिटी नहीं बोलती है फिक्टिशियस है। दे नेवर से। आपको समझना होगा व्हाट इज फिक्टिशियस एंड व्हाट इज वैल्यूएबल। समथिंग विदाउट वैल्यू और समथिंग विच डज नॉट हैव फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट इज नोन एज अ फिक्टिशियस एसेट। इसमें क्या आते हैं, जो हम लोग लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करके धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं ना, वो फिक्टिशियस एसेट की कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे डिबेंचर इश्यू करते हैं तो कोई लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, याद है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर सीखे थे, उसको धीरे धीरे राइट ऑफ करना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दे आर जनरली कैटेगराइज्ड एज फिक्टिशियस एसेट। आपको लगता है कि दे विल बी जनरेटिंग बेनिफिट्स बट रियल में उनका बेनिफिट्स आएगा या नहीं आएगा वो हम बोल नहीं सकते। प्लस कोई अक्यूमुलेटेड लॉसेस होते हैं ना, अक्यूमुलेटेड लॉसेस, हमने उन अक्यूमुलेटेड लॉसेस को मानो एसेट साइड में दिखा के छोड़ दिया। अगर रिजर्व्स होता तो लाइबिलिटी में दिखाते, अगर लॉस है तो हम किधर दिखा दिए, एसेट, क्योंकि लाइबिलिटी का उल्टा एसेट। कंपनी की बैलेंस शीट में बोला गया आप उसको एसेट साइड में नहीं दिखा सकते, तुमको लाइबिलिटी में ही नेगेटिव करके दिखाना होगा। बट हम लोग प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप की जब बैलेंस शीट बनाते थे, अगर कोई मान लो पीएल अकाउंट में डेबिट बैलेंस होता था तो हम लोग उसको एसेट साइड में झटाक से दिखा देते थे। ये सब फिक्टिशियस एसेट है। मतलब एसेट में दिख तो रहे हैं बट इनमें एसेट की कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिस्ट
नहीं करती। ऐसे कोई एसेट में चीजें दिखाई दे रही है विच वोंट प्रोवाइड यू फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट बट शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट आर नोन एज फिक्टिशियस एसेट्स। क्यों दिखा रहे? वही तो मैं बोल रहा हूं, कमी थी। अब क्या हो गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह क्या बोल दिए, ऐसे फिक्टिशियस चीजों को एसेट मत दिखाइए, राइट ऑफ करके खत्म कीजिए। आप नहीं कर सकते, आपको राइट ऑफ करके खत्म करना पड़ेगा। मतलब अब के दिन में बैलेंस शीट में फिक्टिशियस एसेट जैसी चीजें दिखाई नहीं देती है, बट पुराने जमाने में ये चले आ रहा था, इसीलिए आपने कॉन्सेप्ट नाम सुन रखा था, फिक्टिशियस एसेट बोल के भी कोई एसेट होता है। हाउएवर कुछ ऐसी चीजें जो अभी भी दिखा सकते हो अलाउड है, जैसे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है ना, वो आप धीरे धीरे करके बोरोइंग कॉस्ट बोल के राइट ऑफ कर सकते हो। तो फिर वो सब चीजें आ जाती है इन दी कैटेगरी ऑफ, मतलब कोई आदमी जब एसेट, जो बैलेंस शीट पढ़ के डिसीजन ले रहा है ना, वो कंपनी के एसेट्स को देख रहा है, उसमें वो कुछ एसेट्स को काटता चला जाएगा, बोला ये बेकार है बेकार है बेकार है। जो वो काट रहा है ना एसेट, जिसको उसको लग रहा है बेनिफिट नहीं है, वो फिक्टिशियस एसेट्स हो गए। सिंपल डेफिनेशन ये है, दे आर एसेट्स या दे आर शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट बट देयर इज नो फ्यूचर एक्सपेक्टेड इकोनॉमिक बेनिफिट्स आउट ऑफ देम। यूजलेस एसेट्स, लॉस के नेचर का है, राइट ऑफ कर देना चाहिए, बट हमने कहां उसको दबा के रखा है, जमा करके रखा है, कूड़ा है कूड़ा, राइट ऑफ कर देना चाहिए था, अभी तक किया। अगर एसेट में दिखा भी रहे तो उसका कोई इज्जत नहीं हो, क्या नाम है उसका? फिक्टिशियस एसेट्स नाम है। नहीं यार ऐसे मत बोल यार, लाइबिलिटी बोल सकता है, फिक्टिशियस मत बोल यार। हाँ बिल्कुल हो रहा है, इसीलिए हम लोग इनको नहीं दिखाते, इसको हम लोग लॉस में दिखाते हैं, पीएल में राइट ऑफ कर देंगे, रिजर्व्स कम हो जाएगा। है बात, जैसे ही तुम लॉस राइट ऑफ करोगे पीएल कम हो जाएगा, पीएल इज शोन ऑन लायबिलिटी अंडर रिजर्व सरप्लस, कम हो जाएगा। क्लियर है बात? तो ये बच्चा बोला एक तो बताइए क्या होता है, तो मैंने बता दिया। हावेवर ऐसी चीजें अब आपको बैलेंस शीट में बहुत कम दिखाई देंगी। डन है, आगे चलें। आइए हम लोग अपना नेक्स्ट वर्ड डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 9, कैपिटल। इस वर्ड के ना बहुत सारे नाम हैं। इक्विटी, नेट एसेट्स, नेटवर्थ। 8 होगा क्या? चलो 8। कैपिटल को समझते हैं। पेटेंट सेल करने का एंट्री क्या होगा? जैसे फिक्स्ड एसेट सेल का एंट्री करते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू पेटेंट, कोई डिफरेंस होगा बुक वैल्यू सेल वैल्यू, वो पीएल में जाएगा। जैसे आप फिक्स्ड एसेट सेल करने का एंट्री करते हो, इंटेंजिबल एसेट्स आर आल्सो फिक्स्ड एसेट्स, तो जैसे फिक्स्ड एसेट का एंट्री कर रहे थे वैसे ही इंटेंजिबल एसेट का सेल का एंट्री होगा। कैपिटल देखो मैंने 3 नाम लिखा है। इक्विटी बिल्कुल दिखाएंगे, बिल्कुल जैसे हम लोग मशीनरी खरीदते हैं दिखाते हैं, वैसे ही कोई बिजनेस चलाने के लिए लाइसेंस अक्वायर किया उसको भी दिखाएंगे। है बात? सुना, वो अपने बुक्स में मूव का ब्रांड दिखा रहा होगा, कौन खरीदा एक बार देखना। मूव इमामी का था क्या? रेनवैक्सी खरीदा, मूव इमामी का था। मूव इमामी का था, रेनवैक्सी खरीदा। अब रेनवैक्सी का बैलेंस शीट चेक करना, उसमें तुमको ब्रांड में मूव का ब्रांड दिखाई देगा। परचेज्ड ब्रांड, परचेज्ड इंटेंजिबल एसेट पढ़ेंगे हम लोग। AS 26 आएगा, करेगा बिल्कुल, अमोर्टाइज करेगा जैसे दूसरे एसेट्स करते हैं। डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन सीखे थे। इंटेंजिबल एसेट के लिए डेप्रिसिएशन को अमोर्टाइजेशन बोलते हैं, तो जैसे डेप्रिसिएशन होता है वैसे करेंगे हम लोग। इंटेंजिबल एसेट और फिक्स्ड एसेट, जैसे तुमने फिक्स्ड एसेट बचपन में पढ़ा है ना, बस सब इंटेंजिबल एसेट के लिए वही होगा। अब सुनना, हाँ कैपिटलाइज नहीं कर सकते, आपको एडवर्टीजमेंट पीएल में डालना होगा। सेल आप एडवर्टीजमेंट करने के, सुनो ना, अब देखो एडवर्टीजमेंट के ऊपर चर्चा होती है, मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूं। एडवर्टीजमेंट का खर्चा कैपिटलाइज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बिकॉज मैनेजमेंट ऑलवेज वांट्स टू कैपिटलाइज इट, बिकॉज ये खर्चा बहुत ह्यूज अमाउंट में होता है। हाउएवर आप समझ के देखो, क्या एडवर्टीजमेंट करने के बाद आपके पास कोई राइट है सामने वाले से कि आप उसको फोर्स कर सको गुड्स खरीदने के लिए? जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी मान लो दुर्गा पूजा में जुबा केसरी का एड लगाया। अब जैसे हम देखो एड में क्या लिखे, जो इस पोस्टर को देखेगा
उसको जुबा केसरी एक खरीदना पड़ेगा। अब तुम देखे जुबा केसरी, ऐसा हम कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट दिखाने से यू डोंट गेट अ लीगल राइट जिसका इन्फोर्समेंट करके तुम कोई बेनिफिट उठा सकते हो। तुम्हारे सिर्फ ख्याली पुलाव है, हो सकता है कि सेल बढ़ जाए। या तुम ऐसे भी बोलोगे सर लास्ट ईयर एडवर्टीजमेंट किए थे 90 लाख का सेल 2 करोड़ पहुंच गया, मैं बोलूंगा बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तो भी कैपिटलाइज नहीं होगा बिकॉज यू डोंट हैव अ राइट टू जनरेट दोज बेनिफिट्स। हो सकता है लास्ट ईयर का कैंपेन अच्छा चल गया हो, इस साल चले ही ना, कैपिटलाइज करके छोड़ दिए, बेनिफिट आ ही नहीं रहा है, तो गलत परफॉर्मेंस दिखा दिए। आप उसको पीएल में डालिए, और अगर बेनिफिट जनरेट हो रहा है, आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, दैट इज गुड, लोगों को अच्छा लगेगा। बट खर्चे को हम आपको डेफर नहीं करने देंगे बिकॉज आपके पास कोई लीगल राइट नहीं है कि आप उसके अगेंस्ट को इन्फोर्समेंट करके बेनिफिट ला सको। वही मैं अगर कोई पेटेंट एक्वायर करता हूं ना, मेरे पास एक लीगल राइट आता है कि वो जो प्रोडक्ट उस पेटेंट में कवर्ड है उसको मैं ही बना सकता हूं और कोई बना। अगर मेरे पास लीगल राइट आता है और मैं उससे बेनिफिट जनरेट कर सकता हूं, मैं उसको एसेट बोल के दिखाऊंगा। बट एडवर्टीजमेंट को मैं एसेट बोल के, बचपन में याद करो एक कॉन्सेप्ट सिखाया था इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस का। एक फैक्ट्री खोले, फैक्ट्री में बुलाए हम लोग अमिताभ बच्चन जी को इनॉग्रेशन करने के लिए। सर क्यों? चकाचौंध, लोग आएंगे देखेंगे, बोले भाई बड़ा आदमी है तो। आज अभी देखो जैसे फॉर एग्जांपल बाईजूस कोई कारण से अच्छा नहीं चल रहा है, अब हम शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना देते हैं। शाहरुख खान बोलेगा, जो हम बोलेंगे वो बोलेगा, बस पैसा देना होगा, किसी को भी ले ले, पैसा हमारा तुम्हारा सबका, हमारा तुम्हारा पैसा है वहां पे, इकोनॉमिक्स है, सब घूम घुमा के जा रहा है वहीं पे, एंड दे आर वेस्टिंग इट लाइक एनीथिंग। बट फिर वो घूम घुमा के फिर तुम्हारे पास ही आ रहा है। इकोनॉमी है ना, पैसा घूम रहा है, पैसा कहीं जा नहीं रहा है, इट इज विद इन द इकोनॉमी। बाइजू वाला किसी और को फंसाया, एडवर्टीजमेंट वाला बाइजू को फंसाया, घुमा फिरा के पैसा इधर ही है। जब तक इंडिया में रखो तब तक ठीक है, अब मेसी को रखे मतलब बाहर चला जाएगा पैसा, नहीं करना चाहिए था। बट अब क्या करें, उनको लगा यही चला सकता है, भगवान है। जो आदमी एक तो पेप्सी को इधर से उधर उठा के रख दे और उसका दाम खराब हो जाए, कोई भी वैसी पर्सनालिटी को अगर बाइजू का शर्ट पहन ले, हो सकता है कल रात को ही बाइजू बिकना शुरू हो जाए, होगा नहीं। हो सकता है वो वर्ल्ड में प्लेस करना चाहे अपना प्रोडक्ट, हो सकता है कि वो लेके जाएं अब बाहर, वर्ल्ड ओवर अपना प्रोडक्ट बेचे, वैसा वो लोग अपना कंटेंट डेवलप कर रहे हो, डिफरेंट लैंग्वेजेस में डेवलप कर रहे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब आपके पास प्लेटफॉर्म है, यू कैन स्केल इट लाइक एनीथिंग, तो वो अलग अलग चीजें हैं। बट सुनना, अभी शाहरुख खान फ्री था तो मैं बोला आजा भाई, नवीन क्लासेस का एक ऐड करना है। बोला आऊंगा तो भाई, बट भैया मेरा आने का थोड़ा कॉस्ट है। बोला कितना? बोला 10 करोड़। बोला मना कर दिए, तुमको क्या लगा ले? ऐसे तो मना कर दिए, एग्जाम्पल के लिए बोले आजा हम देंगे तुमको। फिर ऐसा लगने लगेगा अविनाश भैया ही ऐड कर रहे हैं, इसीलिए नहीं करवाया। ठीक है, अरे भाई भाई लगता है ना हम लोग। सुनना भाई, तो हम शाहरुख को बुलाए, शाहरुख खान जी को बुलाए, जैसे भी बोलो, बुलाए, और वो हमारे लिए ऐड किए, हम 10 करोड़ रुपया दिए। जब हम बुलाए ना, एक बार तो मार्केट में हल्ला हुआ, भाई ये क्या हो गया, सब जानने लग गए, एक बार के लिए तहलका। बट वापस 3 महीने बाद वही घोड़ा वही मैदान, जिसको पढ़ना है वो आएगा, नहीं पढ़ा वो शाहरुख खान को देख के थोड़ी आएगा। आप बुलाइए, हम लाइन लगवा देंगे, बट जिस दिन आएगा उस दिन, नेक्स्ट दिन से लाइन नहीं लगाएंगे हम लोग। भवानीपुर कॉलेज में एडमिशन तो लाखों लोगों का है, रोज जाते तो 100 है, बट जिस दिन कोई आता है उस दिन लाखों लोग आ जाते हैं। दिस इज हाउ यू डू इट। सुनो ना, तो मैं ये बोलना चाहता हूं, एडवर्टीजमेंट डज नॉट गारंटी यू बेनिफिट। तुमको खाली लग रहा है कि उससे शायद मेरा फायदा हो सकता है, बट तुम्हारे पास किसी के ऊपर लीगल राइट, इसीलिए एडवर्टीजमेंट के खर्चे को बोला गया सीधा पीएल में राइट ऑफ कीजिए। बट अगर कोई एंटिटी बोलो जिद करती है, एएस के अगेंस्ट जाके वो कैपिटलाइज करती है, तो मैं जब उसकी बैलेंस शीट पढ़ूंगा ना, मैं उस एडवर्टीजमेंट के खर्चे को पहले ही काट दूंगा। मैं बोलूंगा भाई इसको मत देख, ये सिर्फ दिखाने के लिए है, इससे कुछ होने वाला होना होगा जो हो जाएगा, अभी माथा नहीं लगाने का। अभी दूसरे एसेट जो है उनको देख, ये एसेट हमारे काम का नहीं है।
बिल्कुल काटना पड़ेगा, वो तुम्हारा नहीं तो मैच कैसे होगा चीज, बिल्कुल कटेगा। मतलब ये खर्चा प्रॉफिट में पीएल में जाना चाहिए था, खर्चा दिखाया नहीं तो मैं वो वहां से और पीएल प्रॉफिट को कम कर दूंगा। मैं कैसा आदमी हूं देखो, हम लोग सब ऐसे आदमी हैं एकदम, तुम मानोगे, बिलीव करोगे। मान लो मेरे को पापा 100 रुपया दिए, ठीक, मैं 90 रुपए का गुड्स खरीदा, अभी मेरे पास पॉकेट में 10 रुपए है, मैं उसको 10 ही समझूंगा, मैं उसको 100 नहीं समझूंगा। हम लोग इतने प्रूडेंट है, बोले जब तक 90 बिक के नहीं आएगा तब तक मेरे लिए वो 0 ही है मान लो, जब बिक के पैसा आ जाएगा 110 हो जाएगा तब बोलेंगे 10 रुपया कमाए, या फिर जब 90 रुपया भी बिक के आ जाएगा 100 रुपया होगा तो ही पापा को बोलेंगे पापा 100 रुपया है। अभी मेरे से पापा पूछेंगे ना कितना रुपया, मैं एक बार बोलूंगा पापा 10 रुपया ही है, पापा बोलेंगे 90 कहां गया, पापा स्टॉक खरीद के रखा हुआ है। और मेरे पापा भी, बेटा स्टॉक खरीदने से कुछ नहीं होता है, बेच के दिखाओ। हम लोग इतने ज्यादा प्रूडेंट है कि भैया अगर हमारे पास रियल एसेट भी है ना तो भी हम जब प्रॉफिट सोचते हैं ना एक बार उसको दिमाग से निकाल देते हैं। या फिर ऐसा 100 का माल, 100 रुपए था मेरे पास, 90 रुपए का माल खरीदा, कितने रुपए का, 90 रुपए का, 70 का माल 110 में बेच दिया। मैं वापस बोल रहा हूं, कैश था 100 रुपया, 90 का माल खरीदा, परचेज, इसमें से 70 का माल मैंने 120 में बेच दिया, 120 घर पे आ गया मेरे घर पे, कैश कितना बचा, 130। पता है कोई मेरे से पूछता है एक बार के लिए, मैं क्या बोलता हूं, मेरा जैसा आदमी क्या बोलता है, 30 रुपया का प्रॉफिट है, जबकि मेरा प्रॉफिट 50 रुपए का। इतना प्रूडेंट हूं मैं अकाउंट्स में जितना प्रूडेंस चाहिए मैं उससे ज्यादा प्रूडेंट हूं। जब हम लोग वैसे प्रूडेंट है तो एडवर्टीजमेंट के खर्चे को क्या हम मान लेंगे कैपिटलाइज्ड, पहले काटेंगे, बोलेंगे मान लो ये सब चला गया, अब बताओ नेक्स्ट ईयर क्या आएगा। हम ये नहीं बोल रहे तुम्हारे इस साल प्रॉफिट कम हुआ है तो तुम खराब काम किए, अब बताओ ये जो इस साल हुआ इससे नेक्स्ट ईयर क्या इंपैक्ट होने वाला है। हम एकदम प्रूडेंट जाकर बात देखेंगे। तो हमारे जैसा आदमी तो भैया, ये मेरा भाई से पूछोगे, मेरा भाई जैसे फैक्ट्री चलाता है जूट बैग्स बनाने की, तुम उसको पूछोगे ना भाई इस साल कितना कमाया, वो स्टॉक को कभी गिनता ही नहीं है प्रॉफिट में, बोल रहा है मान ले जो माल पड़ा हुआ है वो नहीं भी बिका तो भी मेरा अभी तक 20 लाख रुपया कमाई हो चुका है। उसके गोडाउन में स्टॉक 1 करोड़ रुपए का मान लो, मतलब 1 करोड़ रुपए का स्टॉक पड़ा है, खाली जितना खरीदा उसको बेचा, उससे वो 20 लाख रुपए का प्रॉफिट बोल रहा है। मतलब 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया, जितना माल बेचा उससे अभी तक 1 करोड़ 20 लाख रुपया आया, वो बोलेगा 20 लाख प्रॉफिट है, जबकि उसके पास हो सकता है 50 लाख रुपए का स्टॉक पड़ा हो। मतलब प्रॉफिट उसको 70 लाख बोलना चाहिए, बट वो 70 लाख बोलता, प्रूडेंस है ये। हाँ, अकाउंट्स में हम इतनी एक्सेसिव प्रूडेंस पर बात नहीं करते, बट हमारे जैसा आदमी जो इतना सोचता है वो एडवर्टीजमेंट वाली चीजों को कभी नहीं देगा, वो पहले ही काट देगा, भला ही उन्होंने दिखाया हो, हम पहले ही काट देंगे। हम बोलेंगे मान ले इससे कुछ हानि जानी नहीं है, अब बता क्या करना है। दिस इज हाउ वी टेक डिसीजन। एग्जाम के मार्क्स कैसे गिनते हो, सब काट कुटा के, सर मान लीजिए 5 में 2 दिया। जो बच्चा ऐसे करता है ना, अरे प्रैक्टिकल में 5 में 5 मिल जाएगा, थ्योरी में चल 4.5 देगा ना, वो बच्चा हमेशा दुखी रहता है, वो हमेशा दुखी रहता है क्योंकि उसका उतना कभी आएगा नहीं। बट कुछ बच्चा होता है, भाई देख खराब पेपर गया है, खराब से खराब चेकिंग करके कितना आएगा, अगर वो 40 आ रहा है फेल नहीं कर सकता कोई। हम लोग तो ऐसे ही काउंट करते हैं ना, दिस इज प्रूडेंस। बट ये एक्सेसिव प्रूडेंस भी होता है, प्रूडेंस का भी लेवल होता है। अब एक बच्चा बोल रहा है सर 5 का क्वेश्चन है, आधा ही सॉल्व कर पाए, मान लीजिए सर इसमें 0 दे दिया, मतलब वो उसका एक भी काउंट नहीं कर रहा है, एक्सेसिव प्रूडेंस। हम लोग एग्जाम का मार्क्स हमेशा एक्सेसिव प्रूडेंस होकर काउंट करते हैं। डन है बात, अब छोड़, अरे हो गया रे, अभी ये फिक्टिशियस एसेट को भूल जा, जो है उसको याद करते, इधर आ, फिक्टिशियस तो चला गया। सुनना, कैपिटल 3 नाम दिया है, इक्विटी, नेट एसेट्स, नेट वर्थ। क्या होता है कैपिटल, व्हाट इज कैपिटल? बच्चा बोल रहा है सर जितना हम लोग बिजनेस में पैसा लगाए दैट इज नोन एज कैपिटल। फिर वो और एक चीज ऐड किया, सर जितना बिजनेस मेरे लिए कमा के दिया वो भी कैपिटल। कैपिटल मतलब ये बच्चा कैपिटल में 2 चीजों को इंक्लूड कर रहा है, एक तो कैपिटल जो इन्वेस्टेड है,
नंबर 2, एक जो बिजनेस अर्न किया है, जो अभी भी बिजनेस में ही पड़ा है, हमने निकाला, जो हम निकाल लिए वो तो घर पे आ गया। जो घर पे आ गया वो हो गया, पुराना बात हो गया। आज के दिन अगर कोई मेरे से पूछेगा तेरा कितना रुपया बिजनेस में लगा हुआ है, तो मैं बोलूंगा 1 करोड़ रुपया तो लगाए थे बिजनेस से ना, 20 लाख रुपया कमाए, बट वो बिजनेस में ही रखा हुआ है। तो मेरा बिजनेस में कितना रुपया लगा हुआ है? 1 करोड़ 20 लाख। जो पैसा मालिक का बिजनेस में रखा हुआ है, दैट इज नोन एज कैपिटल, इक्विटी, नेटवर्थ, नेट एसेट्स। कैपिटल का मतलब होता है द अमाउंट विच इज द अमाउंट ऑफ मनी या द अमाउंट ऑफ एसेट्स विच आर अवेलेबल फॉर द ओनर्स ऑफ द बिजनेस या विच बिलोंग्स टू द ओनर्स ऑफ द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। अभी प्लीज इस कैपिटल शब्द को ना कैपिटल अकाउंट के साथ मैच मत करना। वो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ हम लोग दिखाते हैं जो हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन किया। वो फिर ईयर एंड पे जाके जब प्रॉफिट कमा लेते तो ऐड करते, वो हर में ऐड नहीं करते, वो प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में किए थे। जब कंपनी में जाओगे तो तुम देखोगे कैपिटल अलग दिखाई देगा और कमाया हुआ प्रॉफिट अलग दिखाई देगा। इसीलिए हम हमेशा 2 पार्ट में बात करते हैं। कैपिटल मींस द टोटल अमाउंट विच इज अट्रीब्यूटेबल और विच इज अवेलेबल फॉर द ओनर्स ऑफ द बिजनेस। इट इंक्लूड्स 2 थिंग्स, नंबर 1 द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स इन बिजनेस, एंड नंबर 2 the profits earned by the business which are not yet taken over by the owners। हम लोग बोलते हैं प्लॉड बैक प्रॉफिट्स को प्लॉ बैक कर दिया कि ये पैसा हम घर लेके, नवीन क्लासेस चालू हुआ, मैंने नवनीत ने मानो 2-2 लाख रुपया लगाया। कितना लाख रुपया लगाया? 4 लाख टोटल 4 लाख। अभी एक समझो, 4 लाख नवीन क्लासेस से पहले साल प्रॉफिट हुआ मान लो 1 लाख। मैंने नवनीत ने डिसाइड किया घर कोई पैसा लेके नहीं जाएगा, ये जो लाख रुपया कमाई हुआ है ये बिजनेस में वापस लगाओ। भाई अभी अपने को नया सेंटर लेना है, नया सेंटर लेना, उसके लिए बड़ा पैसा चाहिएगा, तो वी विल नॉट ड्रॉ एनीथिंग, वी विल लीव एवरीथिंग इन द बिजनेस नाउ। 2-3 साल पैसा जमा करेंगे, फिर अपना एक बड़ा बिजनेस करेंगे और जो प्रॉफिट आएगा फिर तो जीवन भर खाना ही खाना है। 4 लाख रुपया कमाया, 4 लाख रुपया था, 1 लाख रुपया कमाया, बिजनेस में छोड़ दिया, तो अब ईयर एंड पे हमारा कैपिटल का पोजीशन क्या है? 5 लाख। तो कैपिटल रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ एसेट्स अवेलेबल फॉर द ओनर्स और अट्रीब्यूटेबल टू द ओनर्स ऑफ द बिजनेस। इट इंक्लूड्स 2 थिंग्स, बताओ क्या? अमाउंट इन्वेस्टेड, लिखना नहीं है कुछ भी, प्लस प्रॉफिट अर्न्ड एंड रिटेन्ड इन द बिजनेस। इसको हम लोग रिटेन्ड अर्निंग्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स। जो भी बिजनेस अर्न किया उसमें से कुछ पैसा घर ले गए, कुछ पैसा छोड़ दिए। जो पैसा बिजनेस में छोड़ दिए वो वापस किसके अंदर मिल गया? कैपिटल के अंदर मिल गया। तो इट इंक्लूड्स रिटेन्ड अर्निंग्स। तुम लोग एक सब्जेक्ट पढ़ोगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसमें तुम लोग कॉस्ट निकालना सीखोगे, कॉस्ट ऑफ योर इक्विटी फंड्स, कॉस्ट ऑफ योर डेट फंड्स। जब इक्विटी फंड्स का कॉस्ट निकालोगे तो उस इक्विटी फंड्स के कॉस्ट के अंदर इसका भी कॉस्ट हम लोगों को देखना पड़ता है। भैया ये जो पैसा हम लोग बिजनेस में छोड़ दिए, उठा के अगर कहीं और लगाते तो इससे कुछ कमा, तो भैया हम चाहते हैं ये पैसा भी हमको रिटर्न कमा के दे। अगर ये पैसा रिटर्न कमा के नहीं दे रहा है ना भैया, ये पैसा निकाल के घर लेके चलो, बिजनेस को अभी इसकी जरूरत, हम लोग दूसरे जगह लगाएंगे, रिटर्न कमाएंगे। एवरी पेनी इज वर्थ समथिंग। अगर यू आर वेस्टिंग इट देन यू आर वेस्टिंग एवरीथिंग। हम लोग नहीं छोड़ते हैं। अगर हमको लगता है 4 लाख का ही बिजनेस में दरकार है, अभी कुछ नहीं करना है, 5 साल भी कुछ नहीं करना है, हम 1 लाख रुपया नहीं छोड़ेंगे। नवनीत को बोलेंगे 50 तू ले जा, 50 हम ले जा रहा है। अब तेरे को जो करना है कर, मेरे को जो करना है हम करेगा। तू खाके खत्म करना चाहता है खाके खत्म कर, मैं कहीं इन्वेस्ट करना चाहता हूं मैं इन्वेस्ट करूंगा। अब जैसा पैसा हम लोग यूज करना चाहते हैं वैसे करेंगे, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन थोड़ी है। पी के खत्म नहीं, खा के खत्म कर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वेरी गुड स्नेहा, वेरी गुड दर्शना। अब सुनना, ये तो डेफिनेशन जो मैंने तुमको दिया ये एक साइड है डेफिनेशन का। इसी डेफिनेशन को अगर स्टैंडर्ड्स में पढ़ोगे, कहीं पर भी पढ़ोगे, तो एक डेफिनेशन दिया जाता है, इक्विटी या कैपिटल इज द रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द बिजनेस आफ्टर पेइंग ऑफ या आफ्टर डिडक्टिंग ऑल लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। अगर आप बिजनेस के टोटल एसेट जो आज आपके पास है, इससे बाद बाकी सारी लायबिलिटीज जो है उनको माइनस कर दें, तो जो पैसा बचेगा रेसिडुअल इंटरेस्ट। रेसिड्यू मतलब
बचा हुआ। रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल ऑफ द बिजनेस। रेसिडुअल वाला इंटरेस्ट, ये रेसिडुअल इंटरेस्ट वाला जो डेफिनेशन है ना, इट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ कैपिटल। ये डेफिनेशन बताए क्यों दिया गया? सो एज टू एक्सप्लेन यू कि भैया मालिक का पैसा लाइबिलिटी नहीं है हमारा, बचा तो ले लेना और नहीं बचा तो मत लेना। रेसिडुअल इंटरेस्ट, बचा हुआ जो भी बचेगा आफ्टर पेमेंट ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, हमारे पास जो भी बचेगा वो सारा का सारा पैसा बिलोंग्स टू द ओनर ऑफ द बिजनेस एंड दैट पैसा इज नोन एज कैपिटल, इक्विटी, नेट एसेट या नेटवर्थ। अब नेट एसेट टर्म्स आया कहां से? नेट एसेट मतलब अगर एसेट से हम आउटसाइड लाइबिलिटीज को माइनस कर दे तो जो बचा हुआ वैल्यू होगा नेट एसेट्स, उसी को हम लोग कैपिटल भी बोलते हैं। नेट वर्थ, बचा हुआ जो एसेट्स है, जो वर्थ है, उसको हम लोग कैपिटल भी बोलते हैं। तो बोला गया इक्विटी इज द रेसिडुअल इंटरेस्ट, रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आफ्टर डिडक्टिंग और पेइंग ऑल दी लाइबिलिटीज। एसेट से जब बाहर वाले का सारा का पेमेंट माइनस किए, जो पैसा बचा, थोड़ा मोड़ा ज्यादा जो बचा, वो सारा का सारा किसका? ओनर का, और इसी को हम लोग कैपिटल भी बोलते हैं। हम लोग हमेशा जब डेफिनेशन, कभी कोई पूछेगा ना व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इक्विटी, बोलना बचा कुचा। इक्विटी मींस रेसिडुअल इंटरेस्ट, इट डजंट मीन एनीथिंग एल्स। जब हम लोग बोलते हैं ना ओनर का लगाया हुआ पैसा, एक फील आता है कि ओनर को ये पैसा वापस मिलेगा, बिजनेस हैज अ ऑब्लिगेशन टू पे, बट देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू पे बिकॉज एक्चुअली ये रेसिडुअल इंटरेस्ट है। बचा तो उठा लेना, नहीं बचा तो भूल जाना, भूल जाना, बात खत्म। ओनर जब भी बिजनेस में पैसा लगाता है, ही नोज आएगा तो छप्पड़ फाड़ के आएगा और नहीं आएगा तो सब डूब भी सकता है, एंड वो उसी इंटेंशन से बिजनेस को खोलता है, बिजनेस को आगे बढ़ाता है। तो मैं एक डेफिनेशन ये वाला सिखा सकता हूं, दूसरा डेफिनेशन मैं बोल सकता हूं कैपिटल या इक्विटी इज द रेसिडुअल इंटरेस्ट इन द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। हमारे पास टोटल एसेट्स मान लो 10,000 करोड़ के, कितने? 10,000 करोड़। आउटसाइड लाइबिलिटी सबको टोटल कर कुरा के 8,000 करोड़ रुपया देना है। जो बचा हुआ 2,000 करोड़ है वो किसका है? ओनर्स का है, और यही 2,000 करोड़ इज नोन एज कैपिटल और इक्विटी और नेट एसेट्स और नेटवर्थ। पहले बताइए डेफिनेशन ऑफ कैपिटल समझ में आया? How is capital different from liability? Liability में there is an obligation to pay. Capital में there is no obligation to pay. It is always the residual interest. बचा तो दे दीजिएगा, नहीं बचा तो कुछ भी देने का दरकार। However, liability will have the same accounting characteristics as that of capital. या capital will have the same accounting characteristic because accounting जब भी करते हैं हम लोग एक separate entity assumptions के साथ करते हैं। हम लोग बोलते हैं बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग अलग मानो और बिजनेस की अकाउंटिंग बिजनेसमैन से अलग करो। अगर बिजनेसमैन कोई पर्सनल ट्रांजैक्शन कर रहा है, खर्चा कर रहा है, वो बिजनेस के बुक्स में आना। अगर ये दोनों अलग अलग है, फिर बिजनेसमैन अगर कुछ बिजनेस को दे रहा है तो बिजनेस का ये ऑब्लिगेशन है कि वो पैसा उसको चुकाना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ दिस सिंगल एंड सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट हम लोग कैपिटल को लाइबिलिटी बोलते हैं। अदरवाइज कैपिटल इज नॉट अ लाइबिलिटी, इट इज डिफरेंट फ्रॉम लाइबिलिटी। Simple difference between a capital and liability is in a liability there is an obligation, चुकाना पड़ेगा। In a capital there exists no obligation. Liability के पीछे obligation होता है क्योंकि उसको चुकाना पड़ेगा। वो सामने वाला आपको ये नहीं बोलेगा इच्छा हो तो दे देना, पैसा हो तो दे देना, वो बोलेगा दिए हैं याद रखना, चुका देना। बट ओनर जब पैसा लगाते हैं वो यही बोलता है बचे तो ले जाऊंगा, नहीं बचे तो भूल जाओ। आज मैंने अगर किसी बिजनेस में शार्क टैंक किसी बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए, वो बिजनेस साल भर बार बंद हो गया और कुछ नहीं बचा उसमें, तो मान लो मेरा 10 लाख डूब गया। ये आने वाला, क्योंकि मैंने ये सोच के ही लगाया था आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो मैं 10 लाख रुपया इन्वेस्ट, ऐसे तो बहुत जगह हो सकता है ना, नुकसान तो कहीं पर भी हो सकता है। मैं किसी कंपनी के शेयर में पैसा लगाया, वो कंपनी फेल हो गई, कुछ नहीं कर सकते सर आप, ये तो होता है, ये बिजनेस का रिस्क है। इसी रिस्क के लिए तो हम लोग रिटर्न भी एक्सपेक्ट करते हैं। यही रिस्क के कारण तो हम हायर रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई अगर आएगा तो मेरे को इससे कम नहीं चाहिए। बट सबसे बड़ा बात है आएगा तो, नहीं आया तो फिर मेरा कोई डिमांड नहीं है। इसके कारण पता है ये जो डेफिनेशन है ना, इसके कारण
एक बहुत बड़ा झगड़ा है। आपने कंपनी के केस में कैपिटल का दो नाम सुना होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये डेफिनेशन के कारण इन डेज जब हम लोग फाइनल में पढ़ेंगे ना, वो बोलेगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज नॉट अ कैपिटल, इज नॉट अ पार्ट ऑफ इक्विटी, इट शैल बी शोन एज अ लायबिलिटी। मैंने बोला क्यों प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लायबिलिटी क्यों? बोला उनका रेसिडुअल इंटरेस्ट नहीं होता। भाई वो आदमी आया, बोला हर साल 10% डिविडेंड चाहिए, नंबर 2 5 साल बाद मेरा पैसा वापस कर देना, हम थूक लगा के गिन के लेके जाएंगे। अरे 5 साल बाद वापस चाहिए हमको पैसा, ऐसा नहीं है बचा तो दे देना, 5 साल बाद मेरे को ये पैसा वापस चाहिए। जब कोई आदमी ऐसा बात बोल के जाएगा तो आप उसको मालिक का सम्मान देंगे? मालिक तो भैया संत आदमी है, लगाया और भूल गया। और जो क्रेडिटर होते हैं ना, वो वही ह्यूमंस, ग्रीडी ह्यूमंस, पैसा लगाओ भूल जाओ, तुम मेरे को 10 भूल जाओ, भूल, डोंट थिंक अबाउट इट। पढ़ाई नहीं पढ़ाई क्या है, मोह माया त्याग दे सब। ठीक है चलो इधर आओ, ये मेरा संत का क्वालिटी चेक कर रही है कि हम ये कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है सुनो, नहीं हम बैंक अकाउंट का बैलेंस चेक कर रहे थे। बोला गूगल पे नंबर बताएंगे। चलो इधर सुनो, अरे सुन सुन, लाइबिलिटी वाले ग्रीडी ह्यूमंस है, उनको अपना पैसा टाइम से चाहिए, भलाई तुम्हारा कुछ हो रहा है या कोई आदमी लोन दिया है, तुम कमाओ नहीं दिवाओ हमको इंटरेस्ट, तुम कमाओ नहीं कमाओ हमको अपना पैसा टाइम से वापस, उनको मालिक बनाओगे ऐसे ग्रीडी ह्यूमन को? नो, हमको मालिक चाहिए वो संत आदमी। ले ले बच्चा ले ले, लगा जहां लगाना है, कमाए, इच्छा हो दे देना, नहीं इच्छा हो नहीं कमाओ, भूल जाएंगे हम। हाँ जब वाइंड अप करोगे बचेगा, उसमें तो लेने आएंगे ना, आएंगे जब जब तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा तब हम आएंगे, चिंता मत करो। हम बीच में आके कभी आके नहीं बोलेंगे मेरे को चाहिए, तुम्हारा इच्छा हो तो दे देना, नहीं तो। इक्विटी शेयर कैपिटल में पता है ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है, बट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में ऐसी कैरेक्टरिस्टिक, इसीलिए प्रेफरेंस शेयर को कैपिटल को इन डेज में लाइबिलिटी माना गया है, उसको इक्विटी का पार्ट नहीं माना गया है। हमारे अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी इतना क्यों गिराते हो, थोड़ा इज्जत दो। सेक्शन 43 ऑफ कंपनीज एक्ट बोला है देयर आर 2 काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। जब एक्ट ने इसको नाम दिया है तो तुम भी इज्जत दे लो, बट धीरे धीरे तुम देखोगे हमारे एएस भी बोलेंगे नो इज्जत गिवन। बोले तुम शेयर खरीदे हो, तुमको हर टाइम डिविडेंड चाहिए, पैसा टाइम से वापस चाहिए, यू आर नॉट इक्विटी, यू विल बी शोन ऑलवेज एज अ लायबिलिटी। एकदम बेसिक है कि नहीं है? तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज अ लायबिलिटी, बट इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ इक्विटी, इट इज नॉट लायबिलिटी। सर नाम था इसीलिए आप कर दिया ना? नहीं, उसका नाम इक्विटी क्यों पड़ा? बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज दे हैव रेसिडुअल इंटरेस्ट, दे नेवर डिमांड मनी। बोले देना है तो दे देना, नहीं देना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तुमसे कभी वापस मांगने नहीं आएंगे, तुम्हारा इच्छा हो तभी लौटाना। अगर मान लो सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऐसा हो जो ये बोल दे आपको जब इच्छा हो दे दीजिएगा, डिविडेंड का भी कोई कंपल्शन नहीं है, रिडीमेबल भी नहीं चाहिए हमको, इंडिया में अलाउड नहीं है, सही बोल रहा है, बट इंडिया के बाहर तो चलता है। इरिडीमेबल परपेचुअल इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं, इक्विटी इज अ परपेचुअल इंस्ट्रूमेंट, सदाबहार है, चलते रहेगा, उसमें बीच में कोई पेमेंट करने का दरकार। मान लो कोई कंपनी बोल रही है हम इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करेंगे और डिविडेंड भी इच्छा हुआ तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। पर सर फिर क्या प्रेफरेंस शेयर दे रहा है, फिर तो इक्विटी तो दे रहा है। बस आजकल यही तो होता है, नाम कुछ और चिपका रहे हैं, अंदर है कुछ और। सर नाम फिर ऐसा क्यों चिपका रहे हैं? हमको उनको वोटिंग राइट्स नहीं देना है, इसीलिए नाम तो वो देना होगा, क्योंकि नाम इक्विटी चिपका देंगे तो तुम तो मीटिंग में आके बैठ जाओगे, फिर हाथ उठाओगे, बोलोगे हम भी तो हैं। तुम हो, मीटिंग में नहीं हो, मीटिंग में तुम्हारा कोई बात नहीं सुनना है, यू डोंट हैव एनी राइट इन मीटिंग। इसीलिए हमने उनको नाम क्या दिया? प्रेफरेंस शेयर्स नाम दिया।
बट उनके पास फाइनेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, इक्विटी जैसा है। बोला अगर ऐसा है तो फिर इक्विटी मान लेना। सर जब इंडिया में ऐसा हो ही नहीं सकता क्यों करते हो? क्या सारी इंडियन कंपनी इंडिया में ही बिजनेस करती है? बाहर भी तो बिजनेस करती है। मान लो कहीं बाहर में यूएस में उन्होंने इरिडीमेबल इशू कर रखा है, तो क्या आप मना कर सकते हैं उनको? ग्लोबल मार्केट है भैया। एंड आज जैसे इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं, वर्ल्ड ने पहले कभी ऐसे देखे ही नहीं थे। अलग अलग टाइप के नए नए इंस्ट्रूमेंट्स बन के आ रहे हैं। तुम लोग तो सिक्योरिटी लॉज नहीं पढ़ पाओगे, सीए में नहीं है सिक्योरिटी लॉज, बट सिक्योरिटी लॉज पढ़ोगे, सेबी के बारे में पढ़ोगे, इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ोगे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट है which you have never heard of but exists in real life. जीरो कूपन बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स, कमर्शियल पेपर्स, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनसे इश्यू करके पैसा उठाता है कंपनीज, कॉर्पोरेट्स पैसा उठाता है इनको इश्यू करके। सर जीरो कूपन बॉन्ड मतलब? कूपन मतलब इंटरेस्ट, विदाउट इंटरेस्ट का बॉन्ड। बोला सर फिर लेके क्या करेंगे? इंटरेस्ट ही नहीं मिलेगा, वो तुमको डीप डिस्काउंट पर मिलेगा। डीप डिस्काउंट मतलब वो बॉन्ड का फेस वैल्यू 10,000 है, 10,000 एक साल का बॉन्ड है, आज कंपनी तुमको इश्यू करेगा 9,000 पे। कितना पे? तो भैया बात तो वही हुआ ना, 9,000 में खरीदे, एक साल बाद 10,000 मिलेगा, तो वो 1,000 रुपया जो मिला, अब सही आप इंटरेस्ट बोल के बोलो या चाहे फेस वैल्यू का डिफरेंस बोलो, मेरे को तो बात एक ही है ना, मेरे को तो कोई फर्क, देना तो पड़ेगा ही भैया इंटरेस्ट, नाम कुछ भी रख लो। तो सर जब इस बॉन्ड का अकाउंटिंग करेंगे हमको इंटरेस्ट का खर्चा दिखाना होगा, बिल्कुल दिखाना होगा। इंडेस में सीखेंगे, इंडेस 32, 107, 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। बट वो चीज अभी से दिमाग में आनी चाहिए कि हाँ सर प्रूडेंट तो यही है, करना पड़ेगा हमको। बोल रहा है इंटरेस्ट नहीं है, बट सर इस 9,000 और 1,000, 10,000 का गैप में ना वो इंटरेस्ट ही है, वो 1,000 और कुछ नहीं है सर। वो 9,000 का आज लोन दिए, 1,000 रुपया ऐड करके 10,000 रुपया एक साल के एंड में देगा, तो वो 1,000 रुपया जो एक्स्ट्रा दे रहा है वो क्या है? इंटरेस्ट है। तो देखने का कुछ और, बताने का कुछ और इंस्ट्रूमेंट चल रहा है कुछ। बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी इसीलिए आपको। ये जो वर्ल्ड चेंज हो रहा है ना, ये कहां लाके खड़ा करेगा किसी को नहीं पता। अभी आप लोग सुन रहे होंगे इंडियन रुपी इज गोइंग टू गेट नॉड फॉर फॉरेन ट्रांजैक्शंस में इंडियन रुपी यूज किया जा सकता है। यूपीआई जो आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है वो भी अब वर्ल्ड में यूज होगा। नो वन कुड थिंक ऑफ यूपीआई। मतलब मास्टर कार्ड सुने हो? मास्टर कार्ड एक कंपनी है जो ये कार्ड का, वीजा, इन्होंने कितना अरबों रुपया कमाया है हम सोच नहीं सकते। इन्होंने अरबों रुपया कमाया है खाली पेमेंट का फैसिलिटेशन करके, कि कैसे पेमेंट इजीली दो आदमी एक दूसरे एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे ही यूपीआई आया ना, इनका बत्ती लग गया। बोला अब कोई भी आदमी को पैसा देना होता है कार्ड निकालता ही नहीं है, क्योंकि कार्ड स्वाइप करते हैं, बोलता है 2% खर्चा देना पड़ेगा, नहीं देंगे। निकालो क्यूआर, यूपीआई करते हैं, ना खर्चा ना कुछ, इंस्टेंट 1 सेकंड में पैसा बैंक में। कार्ड में पैसा देते थे तो एक दिन बाद पैसा अकाउंट में घुसता था, यूपीआई में 1 सेकंड में पैसा अकाउंट में घुसता है। ऐसा कोई पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम सोचा ही नहीं था। वीजा, मास्टर कार्ड जैसी कंपनीज हिल गई है यूपीआई के आने के बाद। वो कैसे पता चलेगा? तुम उनके फाइनेंशियल्स देखोगे, इंडियन बिजनेस देखोगे तो तुमको दिखेगा इंडियन बिजनेस में बहुत जोरदार गिरावट है। क्रेडिट कार्ड सेगमेंट इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि वहां पे तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुमको चाहिए। बट डेबिट कार्ड सेगमेंट पूरा हिल गया। बोल रहा जब पैसा पेमेंट ही करना है, वाई पे चार्ज, गिव इट फॉर फ्री, वाई आई पे चार्ज, आई वोंट पे चार्ज, इफ आई पे चार्ज वाई आई वोंट पे थ्रू यूपीआई। एंड आजकल हर एक दुकान में, हर एक शॉप में यू हैव यूपीआई क्यूआर कोड। इडली, पुचका, चाय, एवरीवन हैज क्यूआर कोड। तुम तो कलकत्ता में देख नहीं पाते हो, तुम राजस्थान जाओगे ना, एक छोटा से छोटा बच्चा यूपीआई कर रहा है। हम लोग को लगता है गांव पिछड़ा हुआ है। पहले पेटीएम ज्यादा गांव में चला था, यहां पे हमारे कम चला था, क्योंकि यहां के लोग बहुत स्केप्टिकल हो गए थे, इनको सब चीज के बारे, जामताड़ा के बारे में पता था। तो यहां लोग, पापा लोग तो अभी भी डरते हैं। हाँ मोबाइल निकाल के पेमेंट करे, पापा बोला क्यों कर रहा है, रख ले, कैश दे दे, कुछ भी कर दे, बैंक से पेमेंट मत कर, ये चोरी हो जाएगा। मेरा भैया तो मेरे को कितना बोलता है, तुम अपना बैंक अकाउंट में पैसा रखता है, कोई दिन कोई उठा के ले जाएगा। हम बोले साला जिसका तकदीर ले जाए, और क्या कर सकते हैं।
हम कुछ थोड़ी ऐसे बैंड के बांध के थोड़ी रख लेंगे पैसा को। अब आज मेरे यहां नहीं गया तो दूसरे सर चला गया तो कुछ कर थोड़ी सकते उस चीज का। हाँ, सतर्क रहिए, किसी को भी ऐसे ही मत दे दीजिए आईडी पासवर्ड, अपने पास रखिए, वो ठीक है। बट अब कोई निकाल के ले जाएगा तो उसका कोई ऑप्शन नहीं है। तुम लोग को रखने दे दे, एक ब्लैंक चेक से हो जाएगा, ठीक है, ब्लैंक चेक दे देंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन करके देना है। बैंक अकाउंट में पैसा भी होना है, तो इतना चीज फिर ऐड क्यों किए? पहले तो एक ब्लैंक चेक से काम हो रहा था। छोड़ो, नहीं, मैं सच बोल रहा हूं कि आज के दिन यूपीआई और रुपी विल चेंज द फेस ऑफ द वर्ल्ड। एंड हम लोग जा रहे हैं उस एरा में। तुम लोगों को बहुत पढ़ाई करना है, बिकॉज इफ यू वॉन्ट टू अर्न मनी यू मस्ट नो ऑल दीज थिंग्स एंड बी स्ट्रीट स्मार्ट। पता होना चाहिए हर चीज के बारे में, थोड़ा बहुत भी हर चीज के बारे में जानकारी रखोगे ना, आदमी बोलेगा भाई सीए कर रहा है और जानकारी भी है, मतलब ये तोड़ आदमी है। रखना पड़ेगा, खाली ऐसा नहीं हम टैक्स पढ़ रहे हैं, इंप्लीकेशन समझिए भैया, हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, इंप्लीकेशन समझिए। खाली पढ़ने से नहीं होगा, समझना पड़ेगा। ये जो मैं इंस्ट्रूमेंट्स बोल रहा हूं, कभी भी टाइम मिले विकिपीडिया गूगल खोल के इन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़िए, हैव अ गुड नॉलेज, गुड नॉलेज। क्रिप्टो करेंसी कैसा हुआ था, कहां चला गया पता ही नहीं, कहां भीतर हो गया, कोई लगा रखा था रे पैसा, होगा कोई ना कोई तो होगा। तब ठीक है, चलो 500-600 ही तो। তোমার बाबा डंडा मेरे लाल করে দিচ্ছে না কেন? हाँ, वो कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। और आज जब तक आएगा जो उसका वैल्यू होगा ना, वो तुम जितना पे किए उससे बहुत कम हो जाएगा। तुम उसको सब बताता है अभी से, कहां कितना लगा रखा हूं। वो 20 रुपया में भी तो एक तो 10 रुपया का आता है, दिन में 2 पीता है, 20 रुपया तो खत्म। हाँ, बोल बोल, 10 वाला नहीं पीता है, पेटीएम करता है। फिर एक बार फोन चोरी कर लेंगे हम लोग, फिर हम लोग उसे पेटीएम करके सारा पैसा उड़ा देंगे। पासवर्ड, पासवर्ड भी पता। हाँ, मजा बहुत आता है, ठंड है ना। चलिए सुनिए ना, टाइम कैसे खत्म हो जाता है बाक। हमको तो ऐसा लगता है कि हम बैठते और टाइम खत्म हो जाता है। डन, सुनना, कैपिटल क्या होता है, क्लियर है? कैपिटल का अकाउंटिंग एकदम कैसा होगा, जैसा हम लोग लाइबिलिटी का अकाउंटिंग करते हैं। कैपिटल बढ़ाना है तो क्रेडिट, कैपिटल कम करना है तो। कैपिटल के 2 एलिमेंट्स है, सुन ले, 2 एलिमेंट, एक जो पैसा लगाया, दूसरा जो रिजर्व सरप्लस है, कमा के रिटेन कर लिया, 2 एलिमेंट्स होते हैं कैपिटल के। डन, ठीक है, कल मिलते हैं, मतलब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना, खत्म हो जाता है यार क्लास। बाय बाय ऑनलाइन। ये सोया था, हम देखा है।